चेन हुआइन, जब तुमने मुझे फंसाया था तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? 300 इयर्स बाद इमॉर्टल डीमन वॉर के दौरान जिस लिटिल गर्ल की लाइफ मैंने एक बार बचाई थी, वह इस पूरी दुनिया की डीमन वेनरेबल बन चुकी थी और उसने अपनी सोर्ड सीधे मेरे चेस्ट के पार उतार दी। वह मेरे डाइंग बॉडी को अपने पैरों से कुचल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैंने खुद विलिंगली उसके हाथों मरना चूज किया था। मैंने सिस्टम के साथ एक डील की थी, जैसे ही मेरा ये सोर्ड्स के साथ मेरे डाइंग बॉडी मिशन पूरा होगा, मैं वापस अपने ब्लू प्लेनेट लौट सकूंगा। यही वजह थी कि 300 इयर्स पहले मैंने अपनी सेक्ट से गद्दारी की और अपने सारे क्राइम्स का इल्जाम उस पर मढ़ दिया, जिससे उसकी जिंदगी डेथ से भी बदतर हो गई। वरना मेरे कल्टीवेशन के रहते ये कैसे मुमकिन था कि मैं उसकी सोड का वार न चूक पाता। मेरे सामने इस समय खड़ी थी इस वर्ल्ड की सबसे महान डीमन लुओ लिंगशुआन, सालों पहले की मेरी वही नन्ही जूनियर सिस्टर। अपने बॉडी से अपनी लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खत्म होते देख मैं सिर्फ एक बिटर स्माइल मुस्कुरा सका। क्या ये सब वाकई वर्थ था? उसने एक वर्ड भी नहीं कहा और बर्फीली हैंचिंग सोड को मेरे बॉडी से बाहर खींच लिया। ब्लड के छींटे उसके पूरे फेस पर बिखर गए। उसने मुझे ग्राउंड पर किक करके गिरा दिया, ऊपर से नीचे मेरी तरफ देखते हुए। उसकी वो आइज जो कभी स्प्रिंग वाटर जैसी क्लियर हुआ करती थी, आज एक शून्य ईयर आइस की तरह जम चुकी थी। लेकिन आइस की उस लेयर के नीचे एक बहुत ही बारीक, ना के बराबर दिखने वाली ट्रेम्बल थी। चेन हुआइन, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने अपना माउथ खोला, लेकिन मेरा माउथ ब्लड से भरा हुआ था। सिस्टम का मिशन था कि मुझे बिना कोई इन्फॉर्मेशन रिवील किए उसकी सोड से मरना होगा, वरना मिशन फेल हो जाता और मैं कभी ब्लू प्लेनेट वापस नहीं लौट पाता। इसलिए मैंने अपना माउथ बंद रखना ही चुना। वह नीचे झुकी और उसने मेरी चिन पकड़ा फेस अपनी तरफ घुमाया ताकि मैं सीधे उसकी आईज में देखूं। चेन हुआइन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसके फेस पर साफ तौर पर किलिंग इंटेंट था, फिर भी उसकी वॉइस कांप रही थी। क्या तुम वाकई कुछ नहीं बोलने वाले? बेशक मैं जानता था कि वो क्या सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उससे अपोलोजाइज करूं, ये मानूं कि उस वक्त की मेरी गद्दारी एक मिस्टेक थी और वो बीते साल वो जो वार्मथ हमने शेयर किया था वो सब रियल था। वो सुनना चाहती थी कि उसे एबिस ऑफ डेथ से बाहर निकालना मेरा कोई छिपे हुआ अल्टीरियर मोटिव नहीं था। मैंने उसकी आईज में देखा और मेरे होंठों पर एक ऐसी स्माइल तैर गई जो क्राइंग से भी बदतर थी। एक लॉन्ग साइलेंस छा गया। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। आखिरकार उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह ठंडा पड़ गया। ठीक है, अगर तुम बोलने से मना करते हो तो फिर कभी मत बोलना। मैंने उसकी सोड की टिप पर लगे अपने ही ब्लड को देखा और मेरा टाइम एक बार फिर अतीत के पन्नों में पीछे लौट गया। वह एक ऐसा साल था जब ब्लड नदियों की तरह बह रहा था, कोर्प्सेस पहाड़ों की तरह खड़े थे और नदियां सूख चुकी थीं। अनगिनत लोग ठंड से ठिठुर कर मर रहे थे। उस अनंत काल जैसे लगने वाले लॉन्ग विंटर में रोड साइड लाशों के ढेर लगे थे। इस अपोकलिप्टिक डिजास्टर के सामने हर कोई सिर्फ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त मुझे इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुए 3 डेज भी नहीं हुए थे। सिस्टम के गाइडेंस को फॉलो करते हुए मुझे एक विलेज रोड के किनारे ढहती हुई फूस की झोपड़ी मिली। जैसे ही मैंने डोर पुश किया, मैंने उसे देखा, कोने में दुबकी हुई एक टाइनी फिगर जो फटे पुराने चिथड़ों में लिपटी हुई थी। वह इतनी स्मॉल थी कि मैं उसे अपनी एक ही आर्म में पूरा समेट सकता था। उसकी पूरी बॉडी जम्मों से भरी थी और उसकी सांसें एक पतले धागे की तरह कमजोर थी। जब मैंने नीचे झुककर उसे अपनी आर्म्स में उठाया तो वह एक ड्राइड लीफ जितनी लाइट थी। डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसके हैंड ने अनजाने में मेरे क्लोथ्स को ग्रिप कर लिया, इतनी कसकर जैसे कोई ड्राउनिंग पर्सन आखिरी पीस ऑफ ड्रिफ्टवुड को पकड़ लेता है। बाद में मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला। उसका नाम लुओ लिंगशुआन था। उसके पैदा होते ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी और गांव वालों ने उसे भगा दिया था। इस क्रूअल वर्ल्ड में एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो हर दिन वाइल्ड डॉग से खाने के लिए लड़ती थी और रोड के किनारे पुआल के ढेरों में सोती थी। मुझे कोई अंधारा नहीं है कि मेरे आने के दिन तक वह कैसे सरवाइव कर पाई थी। उसे फीड करने के लिए मैं शुआनजोंग में एक आउटर सेक्ट हैंडीमैन के रूप में काम करने लगा। स्वीपिंग, चॉपिंग वुड, ट्रांसपोर्टिंग स्पिरिट ओर, स्क्रबिंग एल्केमी फर्नेसेस और स्पिरिट बीस्ट को खाना खिलाना। मैंने 24 आवर्स लगातार काम किया, वो भी एक बेहद मामूली वेज के लिए जो सिर्फ कुछ मोटा अनाज और सस्ता कपड़ा खरीदने के लिए काफी था। लेकिन लुओ लिंगशुआन बड़ी हो रही थी। 10 से 15 साल की होते होते वो एक ग्रेसफुल यंग वुमन के रूप में खिल गई। उसके पास गजब का टैलेंट था, मुझसे कहीं बेहतर। जल्द ही मेरी मेहनत से एक एल्डर की नजर मुझ पर पड़ी और मैं हैंडीमैन से आउटर सेक्ट डिसाइपल बन गया। और 10 ईयर्स बाद मैंने इनर सेक्ट में एंट्री कर ली। वह मेरे पीछे पीछे शुआनजोंग में आई और मेरी जूनियर सिस्टर बन गई। वह दौर इस वर्ल्ड में मेरा सबसे बेस्ट टाइम था। मेरी यादें वापस रियलिटी के थपेड़े से टकराई। हांचिंग सोड नीचे की तरफ वार कर चुकी थी, लेकिन आखिरी सेकंड में मैंने एक डिटेल नोटिस की। जिस हैंड से उसने सोड पकड़ी थी वह हैंड कांप रहा था। जैसे ही हैंचिंग सोड ने मेरी बॉडी को पियर्स कर दिया, उसकी आईज एक स्प्लिट सेकंड के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गईं। अगले ही पल वे फिर से अपनी उसी रूथलेस ग्लेयर में लौट आईं। मेरा बॉडी अब डिसिपेट होने लगा था। मेरे पीछे सिर्फ वो राइचस आर्मी बची थी जिसे डिमोनिक कल्टीवेटर्स बेरहमी से काट रहे थे। इससे पहले कि मेरी विजन पूरी तरह धुंधली हो जाती, आखिरी चीज जो मैंने देखी वह उसकी बैग थी, उतनी ही अकेली जितनी 300 ईयर्स पहले थी। हंगसिया
हैंगशाओ पीक पर खड़ी वह सिलुएट मेरी उसी छोटी जूनियर सिस्टर की थी। आई एम सॉरी, ये वर्ड्स आखिरकार कभी मेरे माउथ से बाहर नहीं निकल पाए। वक्त एक बार फिर 300 ईयर्स पहले लौट गया। शुअनजोंग के इनर सेक्ट में प्रवेश करने के मेरे तीसरे साल में मेरा कल्टीवेशन लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका था। मेरी जनरेशन के डिसाइपल्स में मुझे काफी स्किल्ड माना जाता था, लेकिन लुओ लिंगशुआन मुझसे भी फास्टर थी। उसने सेक्ट बाद में ज्वाइन किया था, लेकिन उसका टैलेंट हर किसी से बढ़कर था। महज कुछ ही सालों में वह गोल्डन कोर के पीक पर पहुंच गई और उसके नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लक्षण साफ दिखने लगे थे। सेक्ट में ऊपर से नीचे तक हर कोई उसे वंस इन ए सेंचुरी प्रोडिजी कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। भले ही बाहर से मैं एक बड़े एल्डेस्ट ब्लेस सेक्ट सीनियर ब्रदर का गरिमापूर्ण रौब बनाए रखता था, लेकिन दिल की गहराइयों में मुझे उस पर बेहद गर्व था। आखिर वो वही तो लिटिल गर्ल थी जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। उसी दौरान लू लिंगशुआन को ट्रेजर पेविलियन का गार्ड नियुक्त किया गया। यह सेक्ट का उस पर गहरे भरोसे और सम्मान का प्रतीक था। ठीक उसी वक्त सिस्टम प्रकट हुआ और उसने मुझे एक मिशन दिया, शुआनजोंग के परम खजाने निक्सियन सोर्ड को चुराओ। मिशन डिटेल्स: डिमोनिक पाथ के साथ गठबंधन करके केओस पैदा करो और मौके का फायदा उठाकर इमोर्टल सोर्ड को चुराओ। ये आइटम होस्ट के लेट स्टेज कल्टीवेशन के लिए बेहद इसेंशियल है। रिवॉर्ड: कल्टीवेशन बढ़कर पीक नासेंट सोल स्टेज तक पहुंचेगा और हंटियन सीक्रेट आर्ट हासिल होगी। पेनल्टी: रेफ्यूजल पर ब्लू प्लैनेट लौटने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या मजाक है, मैं शुआनजोंग का एक इनर सेक्ट डिसाइपल हूँ, लुओ लिंगशुआन का सीनियर ब्रदर हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं ट्रेटर बन जाऊँ। सिस्टम: मैं मना करता हूँ। सिस्टम: रिफ्यूजल से आपका ट्रांसमाइग्रेशन स्टेटस स्थायी रूप से लॉक हो जाएगा, जिससे ब्लू प्लैनेट पर लौटने की कोई भी गुंजाइश खत्म हो जाएगी। होस्ट को याद दिलाया जाता है कि ब्लू प्लैनेट पर आपकी गार्डियन जांग शुए आपके कारण बेहद अस्थिर मानसिक स्थिति में है। वह इस समय हर जगह आपके लापता होने के मिसिंग पर्सन फ्लायर्स लगा रही हैं। सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक इमेज प्रोजेक्ट की। मेरी ऑन्ट सड़क पर खड़ी थी, उनका थका हारा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उनके हाथ में मेरी तस्वीर वाले मिसिंग पर्सन फ्लायर्स थे। वह कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच एक एक करके उन्हें दीवारों पर चिपका रही थी। उनके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे और वह रोते रोते काम कर रही थी। उस पल मेरा बॉडी जैसे जम गया। मेरी आंट ही मेरा इकलौता फैमिली थी। वह मुझसे 10 ईयर्स से भी कम बड़ी थी, लेकिन कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद उन्होंने ही मुझे अकेले पाला था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपनी पूरी जान और आत्मा मुझ पर न्यौछावर कर दी। उन्होंने दो नौकरियां की, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, मेरे कपड़े धोए, मेरे लिए खाना बनाया, और जब मैं बीमार होता था तो रात रात भर मेरे बेड के पास जाकर गुजारती थी। वह मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक माँ से बढ़कर किया था। और यहाँ मैं इस बकवास दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर एक दशक से ज्यादा समय से गायब था। भले ही सिस्टम के मुताबिक ब्लू प्लैनेट और यहाँ के समय की रफ्तार अलग थी, लेकिन घर पर काफी समय बीत चुका था। उन्होंने यकीनन मान लिया होगा कि मैं मर चुका हूँ। उन्होंने सोच लिया होगा कि उनका इस दुनिया में बचा इकलौता फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैंने अपनी आईज बंद कर ली, मेरा खून खौल रहा था। बहुत देर बाद मैंने आंखें खोली। आई एक्सेप्ट द मिशन। मैं नहीं जानता था कि ये 4 शब्द लुओ लिंगशुआन को एक ऐसे नरक की खाई में ढकेल देंगे जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए मैंने उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ हाथ मिलाया जो हमेशा से स्वानजोंग के खजाने पर आग गड़ाए बैठे थे। मैंने उन्हें इनसाइड मैन के तौर पर मदद की पेशकश की और उन्होंने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। इकलौती प्रॉब्लम लू लिंगशुआन थी। वह ट्रेजर पेविलियन के गार्ड्स में से एक थी। उसकी ताकत और चौकसी के रहते असुर मार्ग के कल्टीवेटर्स पास फटक भी नहीं सकते थे। मुझे उसे वहां से लूर अवे करना था, इसलिए मैंने उसे एक लेटर लिखा। उसमें लिखा था, जूनियर सिस्टर, मुझे हैंगशाओ पीक पर 1000 साल पुराना आई स्पिरिट हर मिला है। ये तुम्हारे नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए बेहद मददगार साबित होगा। मैं आज बहुत सारे कामों में फंसा हुआ हूँ और निकल नहीं सकता। तुम पहले हैंगशाओ पीक पर जाओ और मेरा इंतजार करो। मैं जानता था कि वो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई एक इंसान था जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करती थी तो वह उसका सीनियर ब्रदर था। आखिर मैं ही तो था जो उसे उस कड़कड़ाती सर्दियों से बाहर निकाल कर लाया था। मैं ही था जिसने उसे नाम दिया, उसे पढ़ना लिखना और कल्टीवेट करना सिखाया। मैं ही था जो आधी रात को जब वो बुरे सपनों से जागती थी तो उसके बेड के पास बैठकर बार बार दोहराता था, सीनियर ब्रदर यहाँ है, डरो मत। उस लेटर में एक और लाइन थी, लिंगशुआन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन वह लाइट ब्लू कलर की वो ड्रेस पहनकर हांगशाओ पीक पर गई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। वह उस ड्रेस को सिर्फ तब पहनती थी जब वो सबसे ज्यादा हैप्पीस्ट होती थी, लेकिन उसने उस चोटी पर पूरे एक दिन इंतजार किया, सुबह से लेकर शाम तक, तब तक जब तक कि बर्फीली हवाएं नहीं चलने लगी, बर्फ नहीं गिरने लगी और आसमान पूरी तरह काला नहीं पड़ गया। उसे कभी अपनी जान से प्यारा वो सीनियर ब्रदर देखने को नहीं मिला। उसे सिर्फ यह खबर मिलेगी, चेन हुआयन इमोर्टल सोर्ड चुरा कर भाग गया है और उसने शुआनजोंग से गद्दारी की है। लुओ लिंगशुआन, तुम ट्रेजर पवेलियन की गार्ड हो, वो भी हेड गार्ड। तुम इस जुर्म में उसकी साथी हो।
लुओ लिंगशुआन और चेन हुआइन एक दूसरे के बेहद करीब थे। उन्होंने यकीनन पहले से ही कोल्यूड किया था। उसके इस प्योर और नोबल एक्ट के बहकावे में मत आओ। क्या पता वह कब से उस कमीने के साथ सो रही हो। वाहियात अफवाहें जंगल की आग की तरफ फैल गईं। उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन सफाई और भीख मांगी, लेकिन हर कोई उसे पहले ही गद्दार का टैग दे चुका था। उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, उसका मैरो निकाल लिया गया, उसकी बोन्स छील दी गईं। उस अंधेरी सीलन भरी जेल में उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उसके गले में जहर उड़ेल दिया गया और उसकी आत्मा को निचोड़ने के लिए वर्जित कलाओं का इस्तेमाल किया गया। फिर भी वो अपने सीनियर ब्रदर पर भरोसा करती रही। अंतहीन टॉर्चर की उन रातों के दौरान वो कितनी उम्मीद करती थी कि उसे उसकी सिलुएट देखने को मिल जाए, लेकिन आखिर में उसे बचाने कोई नहीं आया। इस बीच मास्टरमाइंड यानी मैं हजारों मील दूर असुरों से छीनी गई उसी निक्सियन सोड का इस्तेमाल करके पागलों की तरह अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। जैसे ही वह तलवार मेरे हाथ में आई, मैंने पलटकर उन सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया। उसकी कैद के तीसरे साल में लुओ लिंगसुआन अचानक काल कोठरी से वैनिश हो गई। उन्होंने पूरे सेक्ट को उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन उसका कोई नामोनिशान नहीं मिला। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई या वो अलाइव भी है या नहीं, जब तक कि 300 इयर्स बाद शुयन कॉन्टिनेंट ने इतिहास की पहली महिला डीमन वेनरेबल को हेवनली वेनरेबल रेल में पहुंचते नहीं देखा, और उसका नाम था लुओ लिंगशुआन। लोग कहते थे कि वह बेहद क्रूर और चालाक है। एकांतवास से बाहर आने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया वह था श्वानजोंग को खून से नहलाना। संप्रदाय के दसियों हजार लोगों में से एक भी सरवाइव नहीं कर पाया। फिर वह मुझे ढूंढते हुए आई, और उस वक्त तक मैं भी हेवनली वेनरेबल रेल में ब्रेक थ्रू करके राइचस अलायंस का इकलौता इमॉर्टल वेनरेबल बन चुका था। अमर और असुर गुट आपस में भिड़ गए, वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। हम इमॉर्टल डीमन बैटलफील्ड पर आमने सामने थे लाखों सैनिकों की फौज, और 300 इयर्स पुराने खून के बदले से अलग हुए। वह उस छोटी सी बच्ची से जो कभी आंगन में मेरे पीछे भागती थी, एक भयंकर डेमोनिक एनर्जी से घिरी महिला असुर सम्राट बन चुकी थी। उसका फेस पाले की तरह ठंडा था, लेकिन नफरत और कातिलाना इरादे के उन 300 सालों के बीच भी मैं उसकी उन आइज को पहचान सकता था। वही आंखें जिन्होंने मुझे तब देखा था जब उसने पहली बार इस दुनिया में अपनी पलकें खोली थी। उसी मोमेंट पर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी पूरी तरह से डिसिपेट नहीं हो पाया हूँ। सटीक कहूँ तो सिस्टम ने मुझे तुरंत वापस नहीं भेजा था। उसने मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए आखिरी 1 घंटा दिया था। सिस्टम, चूंकि होस्ट की आत्मा को स्टेबल होने के लिए समय चाहिए, इसलिए सिस्टम होस्ट को 1 आवर का फ्री टाइम देता है। 1 आवर के बाद होस्ट ब्लू प्लैनेट पर लौट जाएगा। इस दौरान होस्ट एक रेमनेंट सोल के रूप में रहेगा और किसी भी जीवित प्राणी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं हवा में तैर रहा था, एक ट्रांसपेरेंट बाइस्टैंडर की तरह। इस दुनिया में फंसे मेरे आखिरी घंटे के दौरान इमॉर्टल डीमन वॉर अपने अंजाम तक पहुंच गया। इमॉर्टल सेक्ट अलायंस को करारी हार का सामना करना पड़ा और कल्टीवेटर्स को बेरहमी से मार दिया गया। जो बचे उन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या वे बिखर गए। लुओ लिंगशुआन हवा की लहरों पर सवार होकर अकेली बैटलफील्ड से निकल गई, लेकिन वह सिर्फ एक ही जगह गई, हांगशाओ पीक, शुआनजोंग का वह पुराना ठिकाना जो कभी एक आलीशान और भव्य संप्रदाय हुआ करता था। आज उसी के हाथों खून से नहाकर रूइंस के ढेर में तब्दील हो चुका था। टूटी हुई ईंटों और पत्थरों के बीच जंगली घास उगाई थी जो अमर आभा कभी यहाँ मंडराया करती थी। उसकी जगह अब मुकम्मल मौत के सन्नाटे ने ले ली थी। वह चट्टान के किनारे खड़ी होकर नीचे कोहरे से भरी अंधी खाई को देख रही थी। चट्टान के उसी कोने पर एक प्राचीन पाइन ट्री खड़ा था जिसकी सूखी टहनियां मुड़ी हुई थी। इस पूरे मलबे के बीच वही एक इकलौती लिविंग थिंग बची थी, क्योंकि ये वही पेड़ था जिसे उसने और मैंने मिलकर प्लांट किया था। शुआनजोंग में वह उसका पहला साल था। सर्दी अभी अभी खत्म हुई थी और शुरुआती वसंत की बर्फ पिघल रही थी। उसे पहाड़ पर एक पाइन नट मिला और वह पाइन नट मिला काम करने के लिए बाध्य थे। दौड़कर मेरे पास आई, उसकी आंखें चमक रही थीं। सीनियर ब्रदर, चलिए एक पेड़ लगाते हैं। मैंने उससे पूछा था कि वो पेड़ क्यों लगाना चाहती है। आपने एक बार कहा था कि पाइन सबसे मजबूत पेड़ होता है, बर्फ इसे तोड़ नहीं सकती, बिजली इसे जला नहीं सकती। लिंगशुआन भी पाइन ट्री जितनी मजबूत बनना चाहती है। इसीलिए हमने हंगशाओ पीक पर चट्टान के पास एक गड्ढा खोदा और उस बीज को दफना दिया। उसने इतनी शिद्दत से उसे पानी दिया, फिर अपने कपड़ों से एक लाल धागा निकाला और उसे पास के एक पत्थर से बांध दिया, जिसे उसने विशिंग थ्रेड का नाम दिया। मैंने उससे पूछा था कि उसने क्या मन्नत मांगी है। उसका फेस थोड़ा लाल हो गया था। मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर उसने इतनी धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया था जिसे मैं बमुश्किल सुन पाया था। मैं दुआ करती हूँ कि सीनियर ब्रदर कभी लिंगशुआन को छोड़कर ना जाएं। 300 इयर्स बाद वो बीज एक विशाल पेड़ बन चुका था, लेकिन इसे लगाने वाले 2 लोगों में से एक पूरी दुनिया पर राज करने वाली डीमन वेनरेबल बन चुकी थी जो पूरी दुनिया पर लुक डाउन करती थी, और दूसरा एक मिटती हुई रेमनेंट सोल मात्र रह गया था। मैंने लुओ लिंगशुआन को उस पाइन ट्री के सामने खड़े देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी खुरदरी छाल को छुआ, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ों के पास बैठ गई।
अपने घुटनों को छाती से भींचे हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो नीचे गिरे सूखे पत्तों पर टपकने लगे। डीमन वेनरेबल के रूप में अपने 300 सालों के सफर में लुओ लिंगशुआन ने कभी एक सिंगल टीयर भी नहीं बहाया था। यहाँ तक कि संप्रदाय की उस कालकोठरी में भी जब उसका मैरो निकाला जा रहा था और हड्डियां छीली जा रही थी, वह नहीं रोई थी। जब वो पूरी सेक्ट को खून से नहला रही थी तब वो नहीं रोई। जब उसने मुझे मारा तब भी वो नहीं रोई। लेकिन इस समय इस खामोश बूढ़े पाइन ट्री के सामने वह एक बच्चे की तरह रो पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे वह 5 साल की उम्र में उस फूस की झोपड़ी में दुबकी हुई किसी ऐसे इंसान का इंतजार करते हुए रोती थी जो कभी नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही रो रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा था। उसकी छोटी को सहलाने के लिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ उसके बालों के पार निकल गया। मैं किसी भी चीज को छूने में असमर्थ था। चेन हुआइन, तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी रेमनेंट सोल उसके पीछे खड़ी होकर बहुत ही धीमी आवाज में बुदबुदाई, आई एम सॉरी लिंगशुआन। लेकिन वह मुझे सुन नहीं सकती थी। मैं कितनी शिद्दत से उसे अपनी बाहों में समेटना चाहता था और बार बार कहना चाहता था, सीनियर ब्रदर यहाँ है, डरो मत। लेकिन अब मैं उसका सीनियर ब्रदर नहीं था। मैं तो बस एक मिटती हुई रेमनेंट सोल था जो जल्द ही गायब होने वाली थी। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया। मेरी रेमनेंट सोल अब और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगी थी। पूरी तरह से विलीन होने से पहले मैंने आखिरी बार उसे देखा। वह अभी भी वहीं बैठी थी, अपने घुटनों को अपनी छाती से भींचे हुए किसी घायल नन्हे जानवर की तरह सिमटी हुई थी, उस बूढ़े पाइन ट्री के पास जिसमें उसकी सबसे कीमती यादें महफूज थीं। गुड बाय लुओ लिंगशुआन। मेरी चेतना अनंत अंधकार में डूब गई। मेरी चेतना तो उस अनंत अंधकार में डूब गई। लेकिन लुओ लिंगशुआन की कहानी उस पाइन ट्री के नीचे खत्म नहीं हुई। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं नहीं जानता था, एक ऐसे टाइमलाइन में जिसे मैं देख नहीं सकता था, वो हांशाओ पीक पर बहुत देर तक रोती रही। इतनी देर तक कि आसमान शाम के धुंधलके से बदलकर घने काले अंधकार में तब्दील हो गया। जब वह रो चुकी तो वह खड़ी हुई, अपने आंसू पहुंचे और पहाड़ से नीचे उतर गई। वह वापस असुर संप्रदाय लौटी और उसने एक एल्डर को तलब किया। यह वही एल्डर था जिसने सालों पहले श्वानजोंग की कालकोठरी से भागने में उसकी मदद की थी। लुओ लिंगशुआन हमेशा यही सोचती आई थी कि उसका वह एस्केप इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इस एल्डर ने किसी छिपे हुए उल्टीरियर मोटिव के तहत खुद पहल करके उसे बचाया था। लेकिन आज उसने इस बात की तह तक जाने का फैसला किया क्योंकि उसके दिमाग में एक गहरा डाउट बचा हुआ था। आखिर चेन हुआइन ने अमर तलवार चुराने के लिए असुर मार्ग से हाथ क्यों मिलाया और उसके तुरंत बाद वह इतनी आसानी से असुर मार्ग द्वारा बचा कैसे ली गई। ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा एक इत्तेफाक जैसा था। वह एल्डर लुओ लिंगशुआन के सामने पेश किया गया और उसका फेस तुरंत डर से पीला पड़ गया। वो जान चुका था कि हेवनली वेनरेबल रैल पर बैठी इस महान शासिका से वो कुछ भी नहीं छिपा सकता। मैं तुमसे एक बात पूछ रही हूँ, 300 ईयर्स पहले जब तुमने मुझे श्वानजोंग की कालकोठरी से बचाया था तब तुम किसके आदेश का पालन कर रहे थे? ये मातहत ये मेरा खुद का फैसला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम डीमन वेनरेबल से झूठ बोलो। उसने तुरंत अपना दमनकारी ओरा चारों तरफ बिखेर दिया। वह एल्डर घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। उसका पूरा बॉडी बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर की वह मामूली सी कपकपी लुओ लिंगशुआन की आंखों से छिप नहीं सकती थी। उसने उसे इनकार करने का दूसरा मौका नहीं दिया। उसने सीधे उस एल्डर के मानसिक सुरक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया और उसकी यादों की गहराइयों में उतर गई। सोल सर्च। उस एल्डर की यादें उसकी आंखों के सामने किसी किताब के पन्नों की तरह खुलने लगी। उसने सब कुछ देख लिया। उसने सफेद कपड़ों में लिपटे एक यंग मैन को देखा जो अपने ही एसेंस ब्लड की एक एक बूंद का इस्तेमाल करके एक कॉन्शियसनेस सील तैयार कर रहा था ताकि उस एल्डर के दिमाग पर जबरन कब्जा करके उसे एक कठपुतली में बदला जा सके। उस यंग मैन का फेस बेहद जाना पहचाना था। उसने देखा कि चेन हुआइन ने इसी कठपुतली का इस्तेमाल करके जेल से भागने का एक परफेक्ट प्लान तैयार किया था। वह सही करके पाड़ने के बाद अपने करके सानी दर के लिए उसे कठपुतली का जाना करके जेल से भागने का एक 12 मई समय वह सही रास्ता हर एक कदम बिल्कुल सटीक गणित के साथ तय किया गया था और उसने इससे भी कहीं ज्यादा देखा। उसने चेन हुआइन को तब देखा जब वह सिर्फ नासेंट सोल स्टेज पर था और एक पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट से लगातार 3 दिन और 3 रात लड़ रहा था। उस दृश्य में वो खून से लथपथ था। उसकी 6 पसलियां टूट चुकी थीं। उसका बायां हाथ कंधे के पास से लगभग उखड़ चुका था और माथे से बहते खून ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढक दिया था। उसकी आंखें बमुश्किल खुली रह पा रही थीं। फिर भी वो बार बार खड़ा हो जाता था। जब भी उसे दूर हवा में उछालकर पटका जाता वो मलबे से अपने दांत भींचे बाहर रेंगता, अपनी निक्सियन सोड उठाता और एक ऐसे अमर कॉकरोच की तरह लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़ा हो जाता जो हार मानने को तैयार नहीं था। वो भयानक जीव गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसने सिर्फ अपने मुंह से खून का एक कुल्ला बाहर थूका और उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? कोई अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैंने इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो खाना खराब हो जाएगा। कौन है वो इंसान? लुओ लिंगशुआन ने अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गहरे गड्ढा लिया। वह जानती थी, बेशक वो जानती थी, वो खुद थी जो उस समय मलबे के नीचे दबी पड़ी थी। यादों के चित्र लगातार घूमते रहे। उसने देखा कि चेन हुआइन पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा, खून के पूल में लथपेट होकर बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने जो सबसे पहला काम किया वह था
अपनी उस कठपुतली को आदेश देना कि वह घटना स्थल से उसके हर एक निशान को साफ कर दे ताकि पीछे कुछ भी न बचे। उसने और भी चीजें देखी। एक बार जब एक गुप्त क्षेत्र में उस पर हमला हुआ था तब वो चेन हुआइन ही था जो 3 दिन पहले ही वहां चुपके से घुस गया था और उसने उस घातक चक्रव्यूह के मुख्य केंद्र को नष्ट करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी थी, जिससे वो जानलेवा जाल सिर्फ एक मामूली सा खतरा बनकर रह गया था। प्राचीन असुर महल के जो पवित्र शास्त्र उसे अचानक मिले थे उन्हें असल में चेन हुआइन ने एक प्रतिबंधित क्षेत्र में 2 सालों तक अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी वह कठपुतली उन शास्त्रों को उस रास्ते पर रख सके जिस पर उसका जाना तय था। जब वह सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर रही थी, उस मानसिक भ्रम की परीक्षा के दौरान वह चेन हुआइन ही था जिसने अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन एवटार का इस्तेमाल करके उसके मानसिक स्थान में प्रवेश किया था और उसकी जगह सबसे घातक और अंतिम वार खुद पर झेल लिया था। उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वह लगभग उसी जगह मरने की कगार पर पहुंच गया था। 300 ईयर्स तक एक के बाद एक दृश्य सामने आते रहे। वह 3 सदियों तक पर्दे के पीछे रहकर उसकी ढाल बना रहा। हर बार जब उसे लगता था कि उसकी किस्मत अच्छी थी या उसने अपनी कड़ी मेहनत से किसी संकट को पार कर लिया है और तकदीर आखिरकार उस पर मेहरबान हुई है, तो वह सातवें के बाद देखकर मेहरबान की बाद देखकर मेहरबान करने के लिए कैसे करने के लिए कहा हमेशा वही था। वो हमेशा चेन हुआइन ही था, वो इंसान जिससे उसने 300 ईयर्स तक नफरत की, जिसे 300 ईयर्स तक कोसा और जिसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। वह हमेशा वही मौजूद था जहां वो देख नहीं सकती थी। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसके लिए रास्ता साफ कर रहा था। लुओ लिंगशुआन उस एल्डर की यादों से बाहर निकल आई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और आंसू बेतहाशा बहने लगे। लेकिन वे दृश्य अभी खत्म नहीं हुए थे। अंतिम दृश्य में उसने एक बार फिर अमर और असुरों के बीच हुई उस आखिरी जंग का नजारा देखा। उसने देखा कि हांचिंग सोर्ड चेन हुआइन के सीने के पार जा रही थी। दोनों ही हेवनली वेनरेबल स्टेज पर थे। चेन हुआइन की ताकत के साथ वो उस वॉर को बेहद आसानी से रोक सकता था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसने खुद को उस ब्लेड पर झोंक दिया हो। यहाँ तक कि जिस पल तलवार उसके सीने में धंसी, उसने उसके होठों पर एक साफ घुमाव देखा। वो मुस्कुराया था। वो कोई उपहास की मुस्कान नहीं थी और न ही वह कड़वी थी। वह तो एक आजादी की मुस्कान थी, जैसे उसने आखिरकार अपने कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतार कर नीचे रख दिया हो। जैसे वो कह रहा हो कि आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ। लुओ लिंगशुआन का शरीर किसी कटी हुई पतंग या टूटी हुई कठपुतली की तरह ढीला पड़ गया। घुटनों के बल गिरते हुए उसने अपना चेहरा से एक बड़ा खोबा। लुओ लिंगशुआन का शरीर को इसने किसी कटी हुई पतंग की आखिरकार अपने कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतार कर नीचे रख दिया हो। लुओ लिंगशुआन का शरीर को सेक नहीं देखा था। लुओ लिंगशुआन का शरीर को सेक नहीं देखा था। लुओ लिंगशुआन का शरीर को सेक नहीं देखा था। लुओ लिंगशुआन का शरीर को सेक नहीं देखा था। लुओ लिंगशुआन का शरीर को सेक नहीं देखा था। अपने हाथों में छिपा लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में गहरे धंस गए। उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके दिल की असहनीय तड़प ने बाकी सारे एहसासों को लील लिया था। कांपते हाथों से उसने अपने स्टोरेज बैग से एक चीज निकाली, निक्सियन सोर्ड। यह वही ट्रॉफी थी जिसे उसने चेन हुआइन के विलीन होने के बाद वहां से बाहर दिल करके बात करेंगे। इसके बाद में बाकी सारे एहसासों को लील लिया था। ये लोग बताने की पानी पेश के बाद में एक सामने सारी पानी पर बाकी करेंगे उठाया था। ये तलवार युद्ध के मैदान में गिर गई थी और उसने इसे उठा लिया था। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक हथियार है, लेकिन अब उसे समझ आया कि इस तलवार पर लगा हुआ सील हट चुका था, क्योंकि इसे लगाने वाला अब मर चुका था। जैसे ही वह सील गायब हुआ, तलवार की आत्मा से आवाज का एक अवशेष उभर कर बाहर आया, उतना ही कमजोर जैसे हवा में टिमटिमाती हुई कोई लौ जो किसी भी पल बुझने को तैयार हो। फिर भी उसने उसे बिल्कुल साफ सुना। बहुत अच्छे जूनियर सिस्टर, यही मेरी नियति थी। वह चेन हुआइन की आवाज थी, भरी हुई और कमजोर, लेकिन उसमें वही पुरानी कोमलता थी जिसे वह कभी बेहद अच्छी तरह जानती थी। मुझे अब बहुत बात पोक सारे अपने के लिए अपने बहुत बात पोक सारे बहुत बात पोक्स बहुत बात पोक सारे बहुत बात पोक सारे बहुत बात पोक सारे भात 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 पोक सारे। बहुत दूर एक जगह जाना होगा। मेरे जाने के बाद तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है। आई एम सॉरी लिंगशुआन, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। वह आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। तलवार की आत्मा वापस सन्नाटे में डूब गई। लुओ लिंगशुआन जमीन पर घुटनों के बल बैठी उस निक्सियन सोर्ड को इतनी कसकर भींचे हुए थी जैसे वह इस दुनिया की सबसे कीमती चीज को पकड़े हो। वह रोई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके कंधे हिल रहे थे और उसके मुंह से टूटी हुई सिसकियां फूट रही थी। 300 ईयर्स के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उसने
उसने उसकी माफी सुनी, लेकिन उसे कहने वाला इंसान अब जा चुका था। सीनियर ब्रदर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। प्लीज वापस आ जाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, वापस आ जाइए। लेकिन किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस मलबे के बीच से एक ठंडी हवा गुजरी। वो प्राचीन पाइन ट्री हवा में इस तरह सरसराया जैसे वो किसी की तरफ से कुछ फुसफुसा रहा हो। अब और मत रो, लिंगशुआन। उसी पल मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और एक धुंधली मध्यम छत को घूरने लगा। मेरा बॉडी शीशे की तरह भारी महसूस हो रहा था। अपनी कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स के कारण मैंने अपने भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि मेरा डांतियन पूरी तरह खाली था। मेरी नसें सूखी हुई नदियों की तरह थीं। मैं आध्यात्मिक शक्ति का एक छोटा सा अंश भी महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं एक बार फिर से एक साधारण मॉर्टल बन चुका था। मैंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, भले से केकी से अपने खाली कोशिश की नहीं किया। मैं से केकी से आध्यात्मिक शक्ति का एक बार फिर से कॉन्ट्रेशन पारे करने के बाद पुरे थे कि मेरा कल्टीवेशन चला गया था, लेकिन मेरी मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व वैसा ही लग रहा था। 300 ईयर्स की बॉडी टेम्परिंग की वो बुनियाद पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं धुंधले तौर पर महसूस कर पा रहा था कि इस ब्लू स्टार पर भी शू युन को बहुत बार की दो और पर भी शू युन को नहीं होती है तौर पर महसूस कर पा रहा था कि बॉडी टेम्परिंग की वो बुनियाद पर भी बहुत बार रहा था। अपने साथ पाती के इस ब्लू स्टार पर भी शू युन के बॉडी टेम्परिंग की वो बुनियाद बार के आकर के बहुत बार होगा। बॉडी टेम्परिंग को बहुत बार की लाश करने के लिए बहुत बार किया था। कॉन्टिनेंट जैसी ही एक स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, भले ही वह बेहद कमजोर थी। मैं बेड से बाहर लुढ़का और फर्श पर लगभग मुंह के बल गिरते गिरते बचा। मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी था वह बिल्कुल अवास्तविक लग रहा था। यह एक किराए का कमरा था, करीब 1 दर्जन वर्ग मीटर का, लेकिन यह वो कमरा नहीं था जो मुझे याद था। दीवार पर गुलाबी रंग की कलाकृतियां थीं। मेज पर कॉस्मेटिक्स की एक बोतल रखी थी। चादरें गुलाबी थीं और यहाँ तक कि खिड़की के छज्जे पर एक टेडी बियर भी रखा था। यह एक लड़की का कमरा था। मेरे ट्रांसमाइग्रेट होने से पहले मैं जिस कमरे में रहता था वह कब का गायब हो चुका था। इन 3 इयर्स में मकान मालिक ने यकीनन उसे वापस ले लिया होगा और किसी और को किराए पर दे दिया होगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, गगनचुंबी इमारतों की कतारें खड़ी थीं। ब्लू स्टार, मैं वाकई वापस लौट आया हूँ। मेरे सीने में भावनाओं का एक जबरदस्त ज्वार उमड़ पड़ा। 300 ईयर्स, 300 लंबे सालों तक, एक 18 साल के लड़के से लेकर अमर संप्रदाय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने और फिर एक असुर तलवार से छिदे हुए शव में बदलने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया था। मेरी नजर नाइट स्टैंड पर रखे एक फोन पर पड़ी। स्क्रीन पर दिख रही तारीख ने मुझे हैरान कर दिया। 3 इयर्स, ब्लू स्टार पर सिर्फ 3 साल बीते थे। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। वो सिस्टम जिसने 300 ईयर्स तक मुझे परेशान करके रखा था वह भी गायब हो चुका था। मैं बाहर जाने ही वाला था कि मैंने अपना चेहरा पोंछने के लिए एक टिश्यू उठाया, लेकिन अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला। भाप का एक बादल बाहर उमड़ा और उसके पीछे सफेद तौलिए में लिपटी एक आकृति बाहर आई। गीले गुलाबी बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और सफेद धुंध के बीच से एक बेहद खूबसूरत चेहरा उभरकर सामने आया। उसकी आंखें आलस से भरी थीं जब तक कि उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। वह लड़की अपने हाथों से अपने बाल सुखा रही थी। हम दोनों ने करीब 3 सेकंड्स तक एक दूसरे को घूरा और फिर एक कान फाड़ देने वाली चीख ने मेरे कान के पर्दों को लगभग हिलाकर रख दिया। वह लड़की चिल्लाई और दोनों ने करीब में हाथों से अपने बाल सुखा रही थी। वह लड़की चिल्लाई और दोनों ने करीब ने कान फाड़ देने वाली चीख ने मेरे कान के पर्दों को कान भी बाले ही। वो लड़की चिल्लाई और दोनों ने करीब ने कान भी बाले ही बाल कर दिया। पीछे की तरफ भागी, एक हाथ से अपना तौलिया संभाला और दूसरे हाथ से सिंक से बॉडी वॉश की एक बोतल उठाकर पूरी ताकत से मेरी तरफ दे मारी। परवर्ट, थग, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? बाहर निकलो। वह बोतल सीधे मेरे माथे पर आकर लगी, जिससे मैं दर्द के मारे लड़खड़ा गया। मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। जैसे ही उसने फोन डायल करने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहर पड़ोसी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने की आवाज आई। बहुत बढ़िया, अब यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैं पलटा और सीधे खिड़की से बाहर कूद गया। यह तीसरी मंजिल थी, करीब 8 या 9 मीटर ऊंची। इस तरह की छलांग किसी भी आम इंसान को मार सकती थी या अपाहिज कर सकती थी, लेकिन जैसे ही मैं जमीन से टकराया, मेरे घुटने थोड़े मुड़े और मेरे पैर बिना किसी कंपन के फुटपाथ पर मजबूती से टिक गए। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरी बॉडी टेम्परिंग की बुनियाद अभी भी बची हुई थी। 300 ईयर्स तक एक हेवनली वेनरेबल बने रहना कोई मजाक नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस वहां से भाग खड़ा हुआ। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, जिसमें गाड़ियों के धुएं और ब्लू स्टार की उस चिर परिचित धूल की महक थी। वह महक बेहद खराब थी, फिर भी वह इतनी जानी पहचानी महसूस हो रही थी। मैं 10 मिनट से ज्यादा समय तक भागता रहा, जब तक कि मुझे यह यकीन नहीं हो गया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है। तभी मैं रुका, आगे की तरफ झुका और हाँफते हुए सांस लेने लगा। सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड्स पर कुछ ऐसी खबरें प्रसारित हो रही थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। आने जाने वाले लोग बेहद जल्दी में थे और उनमें से अधिकांश के चेहरों पर एक अजीब सा तनाव और सतर्कता थी। यह सामान्य नहीं था। पहले सड़क पर बहुत से लोग यूं ही आवारागर्दी करते दिख जाते थे, लेकिन अभी उस बारे में चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई दिया था। बिजली के एक खंभे पर पीले रंग का एक कागज
कागज चिपका था, मौसम की मार से फटा हुआ और पुराना। उसके कोने मुड़े हुए थे और रंग उड़ चुका था, लेकिन उस पर लिखी बातें अभी भी पढ़ी जा सकती थीं। बीच में मेरी एक फोटो थी। फोटो के नीचे शब्द लिखे थे, मिसिंग पर्सन नोटिस, और उसके नीचे हाथ से लिखी हुई एक लाइन थी। वह लिखावट ऐसी थी जैसे लिखने वाले का हाथ बुरी तरह कांप रहा हो। चेन हुआयिन, आंटी तुम्हें ढूंढ रही हैं। अगर कोई इसे देखे तो कृपया मुझसे संपर्क करे। इसके बाद एक फोन नंबर लिखा था। नीचे दस्तखत थे। जियांग शुए। मैं उस खंबे के पास घुटनों के बल बैठ गया और बहुत देर तक उस कागज को घूरता रहा। इतनी देर तक कि वहां से गुजरने वाली एक बूढ़ी औरत को मुझे मुड़कर दोबारा देखना पड़ा। आंटी, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। मैं अपनी यादों के सहारे घर की तरफ भागा। मेरी आंट का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स ज्यादा दूर नहीं था, करीब 3 बस स्टॉप की दूरी पर। मैं रोज इसी रास्ते से स्कूल जाया करता था। मैं आंखें बंद करके भी इसे ढूंढ सकता था। जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो वह मेरे सीने से बाहर कूद जाएगा। मैंने लिफ्ट ली और अपनी यादों में बसे उस बेहद जाने पहचाने दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और नॉक किया। दरवाजा खोलने वाला इंसान 40 साल का एक अजनबी आदमी था। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं पहले यहाँ रहता था। क्या पुरानी किराएदार अभी भी यही हैं? एक महिला जिनकी उम्र करीब 30 साल होगी। ओह, आपका मतलब पिछली किराएदार से है। वो तो बहुत पहले यहाँ से चली गई, करीब 2 इयर्स पहले। अब मैं इसे किराए पर लेकर रह रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गई? कोई अंधा नहीं। मैंने मकान मालिक के साथ लीज साइन की थी। मैं कभी पुरानी किराएदार से नहीं मिला। दरवाजा बंद हो गया। मैं काफी देर तक कॉरिडोर में सुध बुध खोकर खड़ा रहा। शांत हो जाओ, मेरे पास अभी भी वो फोन नंबर है। मैं वापस दरवाजे पर गया और फिर से नॉक किया। अब क्या है? वह आदमी चिढ़ा हुआ लग रहा था। आई एम सॉरी, क्या मैं आपका फोन उधार ले सकता हूँ? बस एक कॉल करने के लिए। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। उस आदमी ने थोड़ा हिचकिचाने के बाद अपना फोन मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने वह नंबर डायल किया। जिस उपभोक्ता को आपने कॉल किया है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। मैंने दोबारा कोशिश की, वही पुरानी बात। मैंने रेजिडेंसी रिकॉर्ड चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। अपनी आईडी की मदद से मुझे यह पता लगा लेना चाहिए था कि मेरी आंट कहाँ शिफ्ट हुई है। लेकिन किस तरीके साथ मेरे बाद मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि नीले आसमान पर स्याही जैसा एक अजीब काला कोहरा फैलने लगा। वह बेहद तेजी से आगे बढ़ा। उसके तुरंत बाद सड़क पर लोग चिल्लाने लगे और दहशत में भागने लगे। बीस्ट, एक और स्पेशल रिफ्ट, सब मेट्रो स्टेशन की तरफ भागो। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर उस भीड़ को पागलों की तरफ भागते हुए देख रहा था। मैं दंग था। बीस्ट, स्पेशल रिफ्ट्स, ये ब्लू स्टार ही है ना? चारों तरफ बेतहाशा भागती भीड़ को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। इस दुनिया पर ये हिंसक जीव कहाँ से आ गए? लेकिन अगले ही सेकंड मैं समझ गया। उस काले कोहरे के बीच से एक दरार फट पड़ी। वह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी काफी थी कि 2 मंजिला इमारत के आकार का एक बाघ जैसा भयंकर बीस्ट उसमें से बाहर रेंग सके। उसका पूरा शरीर काले बख्तरबंद जैसे स्केल्स से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक अजीब हरी रोशनी से चमक रही थीं और उसके विशाल नुकीले दांतों से गाढ़ा खून से कारे से अजीब हरी रोशनी से जा रहे हैं। उसके विशाल नुकीले दांतों से गाढ़ा खून से जा रहा होता था, टपक रहा था। मैंने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। ये गोल्डन कोर स्टेज से काफी नीचे था, शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल शिखर पर, लेकिन इस दुनिया के आम लोगों के लिए यह साक्षात कयामत थी। वह भागती हुई भीड़ की तरफ झपटा। उसी पल मैंने 3 युवाओं को देखा, 2 लड़के और एक लड़की, जिनकी उम्र बमुश्किल 20 साल के आसपास रही होगी, जो पीछे छूट गए थे। उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। उस बाघ जैसे जीव के विशाल पंजे ने नीचे की तरफ वार किया। ब्लड का एक जोरदार धमाका हुआ। उन 3 युवाओं की जिंदगी पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने समाप्त हो गई। उन 3 युवाओं का राजू का बलक बारी बारी है, जो पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। ब्लड का समाप्ता बलक जारी है, जो काफी जारी है, पलक बारी बारी है, जो काफी जारी है, पलक जारी है, पलक जाना होगा। पीछे उनकी हड्डियां तक नहीं बची थी। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपने शरीर के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। मैं ची कंडेंसेशन की दहलीज को भी नहीं छू पा रहा था। लेकिन उन तीनों के साथ जो हुआ उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मैं जानता था कि अगला नंबर मेरा ही था। भाड़ में जाए ये बात कि मेरे पास कल्टीवेशन है या नहीं। मैं कभी एक इमोर्टल वेनरेबल हुआ करता था। मैंने एक बड़ा कदम बढ़ाया और आगे की तरफ चार्ज किया। 300 ईयर्स के युद्ध के अनुभवों ने मुझे हवा में उछलने पर मजबूर कर दिया और मैंने उस जीव की पसलियों पर सीधे एक जबरदस्त पंच जड़ दिया। इसके बाद एक भारी गूंज हुई। मेरी कलाई से लेकर मेरे पूरे हाथ में एक जबरदस्त झटका लगा, जिसने मेरे पूरे हाथ को पूरी तरह सुन्न कर दिया। फिर भी वह भयानक जीव मेरे उस पंच से लड़खड़ा गया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने गुस्से में एक दहाड़ मारी। उसकी वो अजीब हरी आंखें मुझे इस तरह घूर रही थीं, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि एक मामूली मॉर्टल ने उसे पीछे धकेल दिया था। मैं खुद भी थोड़ा हैरान नहीं थे और सारी उसे दहाड़ मारी दखाना होता, लेकिन आपा के एक आरम मारू ने भरी लगाता उसे बनादा था। बिना कल्टीवेशन के भी इस शरीर की ताकत मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। भले ही मेरी पुरानी धरोहर का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा था, लेकिन एक हेवनली वेनरेबल का भौतिक स्वरूप कोई मजाक नहीं था।
उस जीव ने दोबारा छलांग लगाई। मैं एक तरफ हटा और सड़क के किनारे मलबे में लोहे की एक छिड़ रैबर पर मेरी नजर पड़ी, करीब 1.2 मीटर लंबी और एक कलाई जितनी मोटी। मैंने उसे पूरी ताकत से बाहर खींच लिया। मेरे पास इसमें फूंकने के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ और था, सोल पावर। सोल पावर और आध्यात्मिक ऊर्जा एक समान नहीं होते। सोल पावर आपकी मूल आत्मा की ताकत होती है। भले ही मेरा कल्टीवेशन शून्य हो चुका था, लेकिन एक हेवनली वेनरेबल की आत्मा का ढांचा अभी भी सलामत था, और उसके साथ ही बची हुई थी ढेर सारी सोल पावर। मैंने अपनी बची हुई सोल पावर को उस लोहे की छड़ में प्रवाहित कर दिया। निर्माण स्थल का वह एक साधारण सा कबाड़ का टुकड़ा एक ऐसे हथियार में बदल गया जो हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। वह जीव खतरे को भांप गया और गुस्से में दहाड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वार करने वाला था, मेरे पीछे से हवा का एक तेज झोंका आया। सभी लोग अरे बनाओ। पैटर्न 3 टैक्टिकल एनसर्कलमेंट। काले रंग की यूनिफॉर्म पहने लोगों का एक ग्रुप सड़क के दोनों तरफ से तेजी से आगे बढ़ा। उनके मूवमेंट्स बेहद प्रोफेशनल थे। मुझे यह देखकर काफी अचरज हुआ कि उनके पास हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जो लगभग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के आसपास रही होगी। उनकी लीडर के गुलाबी बाल थे जो एक हाई पोनीटेल में बंधे थे, और उसने टैक्टिकल गियर पहन रखा था। उसका खूबसूरत फेस गहरे तनाव और गंभीरता से भरा था। यह वही लड़की थी किराए के कमरे वाली। नहीं, इस समय वो मेरे दुश्मन की दुश्मन थी। उसके हाथों में हल्के बैंगनी रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर था। हमें इस बीस्ट को यहीं रोकना होगा। हर कोई ध्यान दे, नागरिकों की जान हमारे हाथों में है, उस लड़की ने कड़कती आवाज में ऑर्डर दिया। काले कपड़ों में मौजूद 1 दर्जन लोगों ने एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया। उस ऊर्जा ने एक जाल का रूप ले लिया, जिसने उस बाघ जैसे टाइगर बीस्ट को बीच में जकड़ लिया। ये एक बेहद क्रूर और खूनी जंग थी। कुछ लोग जख्मी हुए तो कुछ को दूर हवा में उछालकर पटक दिया गया, लेकिन आखिरकार उस लड़की के कमांड के तहत उस बीस्ट को मार गिराया गया। उसका भारी भरकम बॉडी जमीन पर ढह गया, जिससे धूल का एक विशाल गुबार उठा। वो लड़की हाँफ रही थी। उसका माथा पसीने से तरबतर था। जब वे घटना स्थल को साफ कर रहे थे, तभी भीड़ के बीच उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी उस चमकती हुई लोहे की छड़ को पकड़े खड़ा था। हमारी आंखें आपस में टकराईं। उसका फेस सफेद से लाल पड़ा और फिर लाल से वापस सफेद हो गया। उसने यकीनन याद कर लिया होगा कि शावर लेने के तुरंत बाद एक अजनबी आदमी ने उसे देख लिया था। बिना एक भी वर्ड बोले वह तेजी से मेरी तरफ झपटी और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम मेरे साथ चल रहे हो, कार में बैठो, रुको, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, चुप रहो, आगे बढ़ो। और इस तरह मुझे एक काले रंग की वैन में ठूस दिया गया। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि ये लोग डीमन सप्रेशन ब्यूरो से ताल्लुक रखते थे, जो हुआक्सिया की एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन थी। 3 इयर्स पहले, ठीक उसी समय जब मैं शी-1 कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, ब्लू स्टार पर अचानक एक स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी शुरू हुई थी। वायुमंडल में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व अगले कुछ महीनों में दर्जनों गुना बढ़ गया। इंसानियत के एक छोटे से हिस्से के भीतर आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई, जिससे उन्हें स्पेशल एबिलिटीज हासिल हुई। हालांकि इस रिकवरी के साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी आए, स्पेशल रिफ्ट्स, जिनमें से हर तरह के म्यूटेटेड बीस्ट नीचे उतरने लगे। ये बीस्ट आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते थे और इंसानों का शिकार करते थे, जिससे पूरे ब्लू स्टार पर भारी तबाही मची। इस क्राइसिस से निपटने के लिए ही डीमन सप्रेशन ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तुम असल में कौन हो? लियू मेंगियाओ मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसकी आर्म्स उसके सीने पर बंधी थी और उसकी नजर संदेहास्पद थी। मैंने अपनी पहले से तैयार की हुई कहानी का इस्तेमाल किया। मैं वही हूँ जिसने पहले वो कमरा किराए पर लिया था। 3 इयर्स पहले मैं रहस्यमयी ढंग से किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया था और मैं कल ही वापस लौट पाया हूँ। मैं वापस आया तो देखा कि तुम मेरे कमरे में रह रही हो। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। उसे इस बात पर पूरी तरह यकीनन भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरंत इसका खंडन भी नहीं किया। टेलीपोर्टेशन, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी एक अवेकेंड हो? पूरी तरह से नहीं। मेरे शरीर के भीतर शक्तियों का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यह बिल्कुल सच था। इस समय मेरे पास वाकई कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। तो फिर तुम अभी उस डिमोनिक बीस्ट के सामने सरवाइव कैसे कर गए? वो एक डिमोनिक बीस्ट था जो कमांडर लेवल के बराबर माना जाता है। लियू मेंगियाओ ने बहुत देर तक मुझे घूरा। उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि ये लड़का सीधा सादा नहीं है, लेकिन यह भी सच था कि वह मेरे भीतर शक्तियों का कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। आखिरकार उसने इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। ठीक है, मैं अभी के लिए इस बात को जाने देती हूँ, लेकिन तुमने पहले जिक्र किया था कि तुम्हारा अपनी फैमिली से संपर्क टूट चुका है। हाँ, मेरी आंट का नाम जियांग शुए है। 3 इयर्स पहले वह दक्षिण के उसी पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहती थी, लेकिन अब वो वहां से शिफ्ट हो चुकी हैं। उनका फोन भी डिस्कनेक्ट आ रहा है। क्या तुम ये चेक करने में मेरी मदद कर सकती हो कि वो कहाँ गई? मैं कोशिश कर सकती हूँ। पिछले कुछ सालों में इन डिमोनिक बीस्ट डिजास्टर्स के कारण बहुत से लोग लापता हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार के पास एक मिसिंग पर्सन सिस्टम है। मैं उसमें ढूंढूंगी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लेने की कोई गारंटी नहीं दे सकती। थैंक यू। उसने मेरी तरफ एक नजर देखी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने सिर्फ एक ठंडी सांस ली और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। गु मंग्याओ ने मेरे वजूद के बारे में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं किया, जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। उसने बाद में मुझे समझाया कि वो नहीं चाहती थी कि सरकार मेरा रजिस्ट्रेशन करके मुझे जबरन सेना में ड्राफ्ट कर ले।
डीमन सप्रेशन ब्यूरो की एक कैप्टन होने के नाते भी वह इस मानसिकता को समझ सकती थी। इसके अलावा अगर मैं इस शहर के लिए कोई खतरा पैदा भी करता तो जनरल लेवल के पीक पर बैठी वो अकेली ही मुझसे निपटने के लिए काफी थी। अगर वो ये जानती कि मैं दूसरी दुनिया में हेवनली वेनरेबल रेल्म पर था तो शायद वो इतनी आश्वस्त न होती, लेकिन मेरा उसे बताने का कोई इरादा नहीं था। इस समय सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना सिर्फ मुसीबत को न्योता देना था और मैं सिर्फ अपनी आंट को ढूंढना चाहता था। गु मेंग्याओ ने मेरे लिए एक बजट होटल का इंतजाम करवाया और मुझे एक नया फोन और सिम कार्ड दिया। मैंने उस बिल्कुल नए फोन को देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पूरी जिंदगी गुजर चुकी हो। मैंने 300 ईयर्स से किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हाथ नहीं लगाया था। आखिरी बार मैंने फोन का इस्तेमाल अपने ट्रांसमाइग्रेट होने से ठीक पहले किया था। उस रात मैंने फ्राइड चिकन और कोक ऑर्डर की थी और मेरा इरादा पबजी का एक मैच खेलकर ब्रिज पर छिपकर घात लगाने का था। तभी उस कमबख्त रोशनी की बीम ने मुझे खींचकर कल्टीवेशन की दुनिया में ढकेल दिया। मैं अपना फ्राइड चिकन तक नहीं खा पाया था और पलक झपकते ही 300 ईयर्स बीत गए। होटल के उस सख्त बेड पर बैठना अचानक बहुत अवास्तविक लगा। मैंने फोन उठाया और खबरों को स्क्रॉल करने लगा। स्क्रीन पूरी तरह से डीमोनिक बीस्ट इन्वेजन्स, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल और अवेकेंड वंस की जबरों से पट्टी पड़ी थी। ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। 3 ईयर्स पहले का ब्लू स्टार एक टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन था जो अब कल्टीवेशन और बंजर जमीन का एक अजीब सा मिश्रण बन चुका था। मैंने फोन बंद किया और लेट गया। दिन भर की थकान के बाद मेरी आंख लग गई। अपने सपने में मैंने लुओ लिंगशुन को देखा। वो बादलों को चीरते हुए एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। यह डीमन रैल्म की सबसे ऊंची चोटी थी, उसकी शक्ति का केंद्र, उस साम्राज्य का सर्वोच्च शिखर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। रात पूरी तरह घनी और काली थी। आकाशगंगा चमक रही थी, लेकिन उसके सफेद बालों से परावर्तित होती वह तारों की रोशनी उसके पीले चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। वो वहां बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसके पास उसका कोई मातहत नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने नोटिस किया कि उसने अपने हाथ में एक चीज पकड़ी हुई थी। वह निक्सियन सोर्ड थी। वो हमेशा उस तलवार को इतनी कसकर भींचे रहती थी मानो किसी गहरे पागलपन या कोदी ऑब्सेशन को पकड़े हो। फिर उसने अपना सिर नीचे काम करते थे झुकाया और उसकी आंखों से आंसू एक एक बूंद करके नीचे गिरने लगे। आखिरकार उसने बहुत ही धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया। तभी फोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। गु मंग्याओ की आवाज सुनाई दी, चन हुआयिन, जाग जाओ। उसकी वॉइस थोड़ी अस्वाभाविक लग रही थी। वो हिचकिचा रही थी, जैसे अपने शब्दों को तोल रही हो। मुझे पता चल गया है, तुम्हारी आंट के बारे में पता चल गया है। वो 2 ईयर्स पहले सुचांग शिफ्ट हो गई थी। सुचांग में 1 साल पहले एक बहुत बड़ा डिमोनिक बीस्ट इन्वेजन हुआ था। पूरा शहर तबाह होता है गया। इस समय सरकार ने सुचांग को एस क्लास वार्निंग जोन में डाल दिया है। पूरा शहर ऊंचे स्तर के हिंसक जीवों के कब्जे में है। वह पूरी तरह कट चुका है और वहां से किसी के जीवित होने के कोई संकेत नहीं है। क्या वह इस समय जिंदा है? उनके जीवित होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और न ही उनकी मौत का कोई पुख्ता रिकॉर्ड है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो उनके बचने के चांस बहुत ही कम है। आई एम सॉरी। फोन पकड़े हुए मेरा हाथ कांप उठा। आंटी, मैं कल्टीवेशन की दुनिया में 300 ईयर्स तक सिर्फ इसलिए संघर्ष करता रहा ताकि वापस आकर आपसे मिल सकूं। और अब जब मैं वापस आ गया हूं तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? फोन काटने के बाद मैं बहुत देर तक बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। यादें किसी लहर की तरह वापस उमड़ पड़ी। जब मैं बचपन में बीमार पड़ता था तो वह मुझे अपनी बाहों में उठाकर दर्जनों गलियों को पार करती थी, सिर्फ एक ऐसा क्लिनिक ढूंढने के लिए जो खुला हो। उनकी शर्ट पसीने से भीग जाती थी। मुझे उठाते हुए उनकी बाहें कांपती थी। उस समय वह खुद भी महज 17 या 18 साल की रही होंगी। फिर भी वह एक वयस्क की तरह मबूत थी। स्कूल के बाद वह हमेशा गेट पर बिल्कुल सही समय पर मेरा इंतजार करती मिलती थी। उनके हाथ में मेरे पसंदीदा भुने हुए कैंडिड चेस्टनट्स का थैला होता था। सर्दियों में वो मुझे कंबल में अच्छे से लपेटती थी, ये कहते हुए कि अगर कंबल ठंडा रहा तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आएगी। जिस साल मैंने अपनी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स दी थी, वो बिना दोपहर का खाना खाए पूरे दिन परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी रही थी। उन्होंने कभी थकने की शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि ये मुश्किल है। मैं जानता था कि एक अविवाहित महिला के लिए एक ऐसे बच्चे को अकेले पालना जो उसका सगा खून भी नहीं था, कितना कठिन रहा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल मुझे दे दिए थे। खिड़की के बाहर से एक सायरन की तेज आवाज गूंजी। मेरे फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट पॉपअप हुआ। वार्निंग, ग्रे डेमोनिक बीस्ट इन्वेजन। सभी नागरिकों को तुरंत अंडरग्राउंड एयर रेड शेल्टर्स में जाने की सलाह दी जाती है। वे फिर से आ गए थे, और भी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट्स। लेकिन मैं टच से मस नहीं हुआ। छिपने की वो आदतें, सरवाइव करने की वो इच्छा, वे सब एक बहुत ही आदिम और हिंसक भावना के नीचे दब चुकी थी। 300 सालों तक मैंने अपमान सहा, हर जायज नाजायज तरीका अपनाया और सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ वापस लौटने के लिए। और अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मेरी फैमिली गायब है। मेरा घर उजाड़ हो चुका है। पीछे बची है तो सिर्फ हिंसक जीवों से भरी ये दुनिया और ये मलबे के ढेर।
मैं खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। ठंडी हवा के झोंके अंदर आए, अपने साथ दूर होते धमाकों और चीखों की आवाजें लेकर। नीचे पहली मंजिल करीब 20 मीटर से भी ज्यादा नीचे थी। ये होटल का कमरा 10वीं या उसके ऊपर की किसी मंजिल पर था। मैंने खिड़की के छज्जे पर कदम रखा। नीचे अस्त व्यस्त सड़कें थी जहाँ हिंसक जीव भागते हुए लोगों का पीछा कर रहे थे। लेकिन ठीक इसी जब देख करने के लिए भागत 10वीं या खिड़की कोई सड़कें थारा जा रही है। पल मुझे अचानक कुछ अस्वाभाविक महसूस हुआ। मेरे शरीर के भीतर कुछ उमड़ रहा था जो आखिरकार पिघलना शुरू हो चुका था। हवा जैसी पतली स्पिरिचुअल एनर्जी आकाश और धरती से अपने आप मेरे शरीर के भीतर समाने लगी। मेरे डांटियन की सूखी हुई नदी के तल में पानी की एक पतली सी धारा दिखाई दी। बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो निश्चित रूप से वही थी। मेरा कल्टीवेशन अभी ची कॉन्डेंसेशन रेम के महज पहले लेवल पर था। मैं कल ही वापस आया था। मेरा शरीर अभी भी एक शुद्ध मोर्टल जैसा था, फिर भी आज इसने अपने आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया था। ये ऐसा था मानो मेरा पुराना कल्टीवेशन धीरे धीरे रिकवर हो रहा हो। एक हेवनली वेनरेबल के डांटियन का वो विशाल पात्र अभी भी वहीं आ रहा हो। कल्टीवेशन के वो पुराने रास्ते अभी भी वहीं थे। उस ऊंचे रेल्म की समझ अभी भी वहीं थी। ये सिर्फ उसे वापस हासिल करने की बात थी। इसकी रफ्तार किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। भले ही ची कॉन्डेंसेशन रेल्म की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत देखा, ये आपको नहीं उड़ा है, मामूली थी। लेकिन जब उसे 300 ईयर्स के अनुभवों, कल्टीवेशन की तकनीकों और उस ऊंचे रेल्म की समझ के साथ मिलाया गया तो वह काफी थी। मैंने 10वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर उतरते ही आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे पैरों में प्रवाहित हुई ताकि उस झटके के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक मेरे सामने हिंसक जीवों का एक झुंड नागरिकों को मौत के घाट उतार रहा था। बछड़े के आकार के दर्जनों ग्रे रंग के भेड़िए जैसे डिमोनिक बीस्ट जो बेसिक लेवल पर थे। मैंने एक स्पिरिचुअल सोर्ड को संघनित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। यह ऐसा महसूस हो रहा था मानो एक घोड़े का इस्तेमाल बहुत भारी गाड़ी खींचने के लिए किया जा रहा हो। थोड़ा सा संघर्ष था, हालांकि कल्टीवेशन की तकनीकों और रियल्म्स के विशाल अंतर ने इस कमी को पूरा कर दिया। मेरी तलवार के एक ही घुमाव के साथ एक चांदी जैसी सफेद सोर्ड ऑरा ने रात के आसमान को चीर दिया। उसका क्रेसेंट मून जितना खूबसूरत था, वह सोर्ड ऑरा तेजी से आगे बढ़ी और उन दर्जनों ग्रे भेड़िए जैसे जीवों के शरीर एक साथ ठिठक गए और फिर एक ही पल में बीच से दो हिस्सों में कट गए। दर्जनों जीवों के शव जमीन पर ढह गए। सिर्फ एक ही बार में उनका खात्मा हो गया। सड़क के किनारे कुछ नागरिक जो मेट्रो स्टेशन के भीतर नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और वे अपनी जगह पर जम गए। उनके मुंह इतने बड़े खुले रह गए कि उनमें एक सेब समा जाए। एक बुजुर्ग आदमी तो यह भी भूल गया कि वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह लड़खड़ाया और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन मैं नहीं रुका। आसमान की उस दरार से और भी ज्यादा डिमोनिक बीस्ट बाहर निकल रहे थे। उनकी प्रजातियों में बहुत विविधता थी, लेकिन उनकी ताकत ज्यादातर बेसिक या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की ही थी। मैं किसी पागलों की तरह उन पर टूट पड़ा। हर बार जब मैं किसी हिंसक जीव को मारता तो मैं उसके शरीर के भीतर की स्पिरिट सोल को सोख लेता। उन आत्माओं से मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे डांटियन में समाने लगी, उस विशाल पात्र को भरने लगी। मेरा कल्टीवेशन आसमान छू रहा था। यह एहसास ऐसा था मानो अचानक मूसलाधार बारिश का स्वागत किया जा रहा हो। मेरी नसों का एक एक इंच उस आध्यात्मिक ऊर्जा को लालच के साथ सोख रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनों को भरने लगी बदला करने वाला है, मारा था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि जब वह रात खत्म हुई तो मेरा कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर स्टेबल हो चुका था। मेरे कपड़े हिंसक जीवों के खून से सराबोर थे, जिसमें मेरे अपने जम्मू से बहता खून भी मिला हुआ था। लेकिन मेरी आंखों में अभी भी एक आग जल रही थी। आंटी, आप चाहे जहाँ भी हो, मैं आपको निश्चित रूप से ढूंढ निकालूंगा। अगले कुछ हितों के दौरान मैंने लगभग एक दीवाने की रफ्तार से हिंसक जीवों का शिकार किया। दिन में शहर के बाहरी इलाकों में शिकार करना और रात में उजाड़ मलबे के बीच कल्टीवेशन करना। मेरा कल्टीवेशन लगातार बढ़ता रहा। अर्ली स्टेज गोल्डन कोर, मिड स्टेज गोल्डन कोर और फिर पीक गोल्डन कोर। हर एक ब्रेक थ्रू अविश्वसनीय रूप से आसान था, जैसे किसी ऐसे रास्ते पर चलना जिस पर मैं पहले भी एक बार चल चुका हूँ। दूसरी बार उस पर चलते हुए मेरा हर एक कदम बिल्कुल त्रुटिहीन और सटीक था। तीसरे हफ्ते के अंत तक मैं गोल्डन कोर रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था और नेसेंट सोल रेल्म की दहलीज को छू रहा था, जो इस ब्लू स्टार के कमांडर लेवल के बराबर था। मैंने डीमन सप्रेशन ब्यूरो के लोगों से बचने की कोशिश की, क्योंकि मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन जिसे आना था वो आखिरकार आ ही गया। उस दोपहर जांघाई सिटी के ऊपर का आसमान एक बार फिर से फट गया। इस बार की दरार बहुत विशाल थी, इतनी बड़ी कि एक पूरा फुटबॉल का मैदान उसमें समा जाए। काला कोहरा उबलते हुए स्याही के समंदर की तरह उमड़ रहा था। उस दरार से एक अभूतपूर्व और भयानक डिमोनिक ओरा बाहर निकली। मैं 3 किलोमीटर दूर खड़ा था, फिर भी मैं उस रीढ़ को कंपा देने वाले भयानक दबाव को महसूस कर पा रहा था। यह नासेंट सोल से परे, पीक नासेंट सोल, यहाँ तक कि सोल फॉर्मेशन की सीमाओं को छू रहा था। उस दरार से एक विशालकाय मॉन्स्टर बाहर रेंग कर आया। वह एक पाइथन था। उसका पूरा शरीर कोयले जैसा काला था। सूरज की रोशनी में उसके स्केल्स से एक अजीब बैंगनी रोशनी परावर्तित हो रही थी। वह शहर के सीवर पाइप जितना मोटा था और उसकी पूंछ का कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। वो कम से कम 100 मीटर लंबा था। उसने जियांगहाई के ऊपर हवा में खुद को लपेट लिया और जैसे ही उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, कुछ मील के दायरे में तापमान अचानक गिर गया। सबसे भयानक बात यह थी कि वो बोला, यहाँ की लाइफ फोर्स बहुत समृद्ध है।
बहुत बढ़िया। इंसानी भाषा में बोलने का मतलब था कि उसने चेतना विकसित कर ली थी। ये एक सच्चा ग्रेट डीमन था। उसके पीछे पीछे अनगिनत निचले स्तर के हिंसक जीव भी आ रहे थे। डीमन सप्रेशन ब्यूरो पूरी तरह एक्टिव हो गया। सिर्फ ग्यू हो गया। मंग्याओ की जांघाई ब्रांच ही नहीं बल्कि मुख्यालय से एक कमांडर लेवल के अधिकारी भी मदद के लिए पहुंचे, जिनका नाम लिन टियन था। भले ही वो एक युवा थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी थीं और उन्होंने कई बड़ी जंग देखी थीं। उनके भीतर से एक धात्विक गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें निकल रही थी। उनकी शक्ति एक विशाल धधकता हुआ फ्लेमिंग ब्लेड में बदल गई, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने में सक्षम थी। पीक कमांडर लेवल यानी गोल्डन कोर। फिर भी इस अजगर के सामने वो बमुश्किल ही टिक पा रहे थे। लिन टियन को उस अजगर की पूंछ से एक जबरदस्त झटका लगा और उनका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की तरफ उड़ा। 3 इमारतों को तोड़ते हुए वो रुके और उन्होंने मुंह से खून की एक उल्टी की। वह मलबे के बीच एक घुटने के बल बैठ गए। वह एक कमांडर लेवल अधिकारी थे, लेकिन एक नेसेंट सोल लेवल के असुर के सामने वो कागज जितने कमजोर साबित हुए। डीमन सप्रेशन ब्यूरो के बाकी लोगों का हाल तो और भी बुरा था। इस जंग में वे मौके पर ही मारे जा रहे थे। कुछ को उस विशाल अजगर ने बीच से चबाकर 2 हिस्सों में कमजोर के अलावा काट दिया था। मुख्यालय से अभी तक अतिरिक्त मदद क्यों नहीं पहुंची? कम वक्त, क्या वे चाहते हैं कि हम बस यहाँ मर जाएं? घाव भरने वाली अवेकेंड शाओली कहाँ है? वह अब और ज्यादा नहीं टिक सकती। एक युवा फूट फूट कर रो पड़ा। वे सब शंघाई सिटी डीमन सप्रेशन ब्यूरो के लागू करने वाले अधिकारी थे। वह खून से लथपथ लड़की उसकी प्रेमिका भी थी। कैप्टन, पूरी मेडिकल टीम का खात्मा हो चुका है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये मुकम्मल निराशा थी। ये कमांडर लेवल बिल्कुल नहीं है, ये एम्परर लेवल है। ऐसी ताकत के सामने हम सिर्फ अपनी जान गंवा रहे हैं। कैप्टन, क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? उस युवा ने अपने आंसू पोंछे और फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। आप शाओली को लीजिए और पीछे हटिए, उसकी रक्षा कीजिए। कैप्टन, क्या तुम पागल हो गए हो? बाकी टीमें अभी भी लड़ रही हैं। हमारे पीछे जियांगहाई सिटी के लाखों नागरिक हैं, दसियों हजार लोग। अगर हम पीछे हट गए तो वे भागकर कहाँ जाएंगे? जिसे भी मौत से डर नहीं लगता, मेरे पीछे आओ। उन टीम मेंबर्स के चेहरों के एक्सप्रेशन वाकई बहुत मजबूत थे। दूसरी तरफ गू मेंग्याओ की कमर पर उस अजगर की पूंछ का जबरदस्त वार लगा, जिससे वह 1 दर्जन मीटर दूर उड़ी, एक पलटी हुई बस से टकराई और बेहोश हो गई। वो अजगर वहां आलस से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में उपहास भरा था। उसके लिए ये सब महज चींटियां थे, जिन्हें एक उंगली के इशारे से कुचला जा सकता था। कितना बोरिंग है। क्या इस दुनिया के इंसान वाकई इतने कमजोर हैं? इन्हें मारने में मजा भी नहीं आ रहा। हालांकि उसने अंधेरे में से एक आदमी को बाहर निकलते देखा, जो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस अजगर की तरफ आ रहा था। उसके कदम बहुत धीमे थे, जिनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मलबे के ऊपर से धूल और धुआं अभी साफ नहीं हुआ था और उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उस अजगर ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी जीभ लपलपाते हुए मुझे देखा। उसने मेरे कल्टीवेशन को महसूस किया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का पीक। उसकी आंखों में वो महज एक चींटी था, लेकिन उसकी आत्मा की गहराइयों में उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो उसकी चेतना के समंदर में कुछ गहरा उकेरा गया हो, जिससे उसे लगा कि उसके सामने खड़ा यह इंसान कुछ जाना पहचाना सा है। लेकिन वह तो सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का था। वह उसके सैकड़ों सालों के कल्टीवेशन को कैसे हरा सकता था? एक और मूर्ख जो मौत की तलाश में आया है। आपा देखा इसको सारा के दार। मैंने एक भी वर्ड नहीं बोला। मेरे डांटियन के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा मेरे मौजूदा रेल्म से कहीं परे के कल्टीवेशन के रास्ते पर बेहद तेजी से दौड़ रही थी। यह एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक थी जिसे मैंने अपने पिछले जीवन में खुद तैयार किया था। येलो स्प्रिंग्स फिंगर। हथियारे चालों में से भी सबसे खतरनाक चाल सोल पावर को एक गाइड के रूप में इस्तेमाल करना और आकाश और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल करके उसे एक सिंगल उंगली में संघनित कर देना। उंगली का एक इशारा, जैसे येलो स्प्रिंग्स यमलोक का आगमन हो, जो सभी आत्माओं का नाश कर दे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक की आध्यात्मिक ऊर्जा से इस गुप्त तकनीक को चलाना एक पूरे समंदर को एक चाय के कप में समाने जैसा था। शरीर को एक बहुत भारी बैकलेस झेलना पड़ता, लेकिन क्या मैं इस वॉर को छोड़ सकता था? क्योंकि मुख्य बात यह नहीं थी कि मेरे पास कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, बल्कि यह थी कि डाउ रिदम पर मेरी समझ कितनी गहरी थी। 300 ईयर्स के अनुभव और अतीत में सिस्टम द्वारा दी गई सीख इस काम के लिए काफी गहरी थी। वह अजगर थोड़ा उतावला हो गया। उसकी पूंछ एक भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ी, जो एक पहाड़ को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। मैं एक तरफ झुका। वह पूंछ मेरे कपड़ों को छूती हुई निकली और जमीन से टकराई। एक 100 फीट के दायरे में जमीन धंस गई और एक गहरा गड्ढा बन गया। मैंने हवा में 3 पलटी मारी और अपने पोस्चर को संभाला। मेरे दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। मेरी जमीन धंस गई और मैं साथ ही रानी की बारे जी बच, लेकिन कैसा राज भी किया जाता है। मैंने हवा में 3 पलटी मारी है। मेरे कपड़ों को छूती हुई निकली। मेरे बार भी किया जाता है। उंगली की टिप पर एक अलौकिक नीली रोशनी संघनित हो गई। वह रोशनी आध्यात्मिक ऊर्जा की अंधाधुंध चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी डार्क ग्लो थी, जैसे पाताल की गहराई में कोई सोल फायर जल रही हो। उस अजगर की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने महसूस कर लिया था कि उस छोटी सी ना के बराबर दिखने वाली शक्ति के भीतर असल में एक ऐसी भयानक ताकत छिपी थी, जो उसे मौत की नींद सुलाने के लिए काफी थी। असंभव। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मेरी उंगली आगे बढ़ गई। येलो स्प्रिंग्स फिंगर।
मेरी उंगली की टिप से रोशनी की एक अलौकिक नीली बीम बाहर निकली, हवा को चीरते हुए। उसमें से कान फोड़ देने वाली एक चीख सुनाई दी। वो आवाज रोशनी के आगे बढ़ने जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी मानो खुद स्पेस बीच से फट रहा हो। उस बीम की रफ्तार इतनी तेज थी कि नंगी आंखें उसे पकड़ नहीं सकती थीं। उस अजगर की पुतलियों में रोशनी की वह बीम प्रतिबिंबित हुई और फिर उसका पूरा शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। काले रंग के खून की बारिश किसी झरने की तरह होने लगी। सांप का वह विशालकाय शरीर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। वह हवा से नीचे गिरा और शहर की सड़कों पर आ गिरा। करीब 100 फीट के दायरे में धूल का एक विशाल गुबार उड़ाते हुए नेसेंट सोल लेवल का वह महान असुर सिर्फ एक उंगली के इशारे से पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं जमीन पर उतरा तो मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह कांप रहा था। यह एक हाई टियर कल्टीवेशन टेक्निक को जबरन इस्तेमाल करने का बैकलेश था। मेरी नसों में अनगिनत बारीक दरारें आ चुकी थीं और मेरे मुंह के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। मेरे आसपास मौजूद डीमन सप्रेशन ब्यूरो के बचे हुए सदस्य पूरी तरह हक्के बक्के रह गए थे। लिंटियन धूल से लथपथ होकर मलबे से बाहर रेंगते हुए निकला। उसके चेहरे पर अविश्वास के गहरे भाव थे। उसने अपनी आंखों से एक ऐसे युवक को देखा था जो दिखने में महज जनरल लेवल का लग रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक उंगली से उस नेसेंट सोल ग्रेट डीमन को मार गिराया था। वही जीव जिसके सामने वह खुद एक पल भी नहीं टिक पाया था। आखिर जियांगाई सिटी में ऐसा महान योद्धा कब से रहने लगा था? लेकिन इससे पहले कि कोई अपनी सुध-बुध संभाल पाता, आसमान एक बार फिर से फट गया। इस बार की दरार पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी थी। उस दरार से बाहर निकल रही भयानक आभा ने हर किसी के खून को जमा कर दिया। अर्थ लेवल दरार से एक इंसानी आकृति बाहर आई। वह उड़ते हुए, झपटते हुए या कूदते हुए नहीं, बल्कि बेहद इत्मीनान से, बिना किसी जल्दी के बाहर कदम रख रही थी। उसके भीतर एक ऐसा अहंकार था मानो वह दुनिया के तमाम जीवों को बेहद तुच्छ समझ रहा हो। वह एक ऐसा इंसानी रूप वाला डिमोनिक बीस्ट था जिसका चेहरा तो पुरुष जैसा था, लेकिन उसकी बनावट अजीबोगरीब ढंग से बेहद खूबसूरत थी। उसकी पुतलियां सोने जैसी पीली और सांप की तरह खड़ी थीं। उसने काले रंग का एक बख्तरबंद पहन रखा था और उसकी पीठ पर गहरे बैंगनी रंग के स्केल से ढके 2 विशाल पंख फैले हुए थे। अर्थ लेवल डिमोनिक बीस्ट ली टियान। इस स्तर के हिंसक जीव पूरे ब्लू स्टार पर अब तक बहुत कुछ ही बार दिखाई दिए थे, लेकिन आज ये इस छोटे से जियांगाई सिटी में प्रकट हो चुका था। लिन टियन का चेहरा अब सिर्फ पीला नहीं था, वो किसी लाश की तरह सफेद पड़ चुका था। उसने अनगिनत जंग लड़ी थी, लेकिन उसने कभी किसी अर्थ लेवल के वजूद का सामना नहीं किया था, क्योंकि पूरे ब्लू स्टार पर वाक्सिया के पास सिर्फ एक ही अर्थ लेवल अवेकन्ड योद्धा था और वो इस समय कहीं और तैनात था। दूसरे शब्दों में कहें तो जियांगाई को अभी इस आफत से खुद ही निपटना था। हवा में मंडरा रहा हेलीकॉप्टर अभी भी सैटेलाइट के जरिए इस लाइव फुटेज को सीधे हुआक्सिया डीमन सप्रेशन ब्यूरो के जनरल हेडक्वार्टर्स में भेज रहा था। कमांड रूम में मुकम्मल सन्नाटा पसरा था। विशाल को बाधा कर उसके लिए बात देख रहे थे। मैं बाधा से वादा करो ने लाजी के सामने लगीगा, देख ले की बाधा कंपल क्या रीने की खुद ही साधना कर करे थे। स्क्रीन पर ली टियन की आकृति किसी डीमन गॉड की तरह लग रही थी जो दुनिया को तबाह करने नीचे उतरा हो। अर्थ क्लास, एक और अर्थ क्लास। यह जियांगहाई में क्यों दिखाई दिया? वो जगह तो सिर्फ एक सी क्लास डिफेंस सिटी है। इसे तो बीजिंग में होना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। कमांड रूम में हर कोई स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। ली टियन नीचे इस तरह देख रहा था मानो चींटियों को देख रहा हो। वह मुस्कुराया। उस मुस्कान में शुद्ध और मिलावट कंटेम्प्ट भरी थी। अभी जो आध्यात्मिक ऊर्जा का धमाका हुआ वह काफी दिलचस्प था। क्या मेरे मोहरे को मारने वाले तुम ही थे? मैंने अपनी मुट्ठी को भींच लिया। येलो स्प्रिंग्स फिंगर के बैकलेश के कारण मेरा दाहिना हाथ अभी भी एक गहरे मीठे दर्द से तड़प रहा था। मैं अभी तक नेसेंट सोल स्टेज पर भी नहीं पहुंचा था। ऐसे में सोल फॉर्मेशन स्टेज के एक अर्थ क्लास हिंसक जीव का सामना करने पर मेरे जीतने की उम्मीदें व्यावहारिक रूप से बिल्कुल शून्य थी। मैं किसी मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने में पूरी तरह सक्षम था। इतना तो था कि मैं उसकी पहुंच के कोडियास की कोशिश करती है दायरे से बाहर निकल जाता, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पीछे बेधड़क होकर जमीन पर अचेत पड़ी गू मेंग्याओ थी। जख्मी लिन टियन था और डीमन सप्रेशन ब्यूरो के वो सदस्य थे जो अभी तक शहर के बंकरों की तरफ पूरी तरह भाग भी नहीं पाए थे। लेकिन आंटी, आप अभी भी कहीं जिंदा हो सकती हैं। अगर मैं आज यहाँ मर गया तो सूचांग जाकर आपको कौन ढूंढेगा? पर अगर मैं भाग गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? मैं कभी कोई संत नहीं रहा। कल्टीवेशन के उस 300 ईयर्स के सफर में मैंने अनगिनत लोगों को धोखा दिया, विश्वासघात किया और कितनों को ही मौत के घाट उतारा। मैंने आसमान के नीचे मौजूद हर एक अनैतिक काम किया था, लेकिन ये ब्लू स्टार था वो जगह जिसने मुझे जन्म दिया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। आखिरकार मैं अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते हुए देखने के लिए हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सका। शायद ये इसलिए था क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई थी, एक इंसान के भीतर जमीर का होना सबसे जरूरी है। ली टियन से सामने बचपन से आप देखे, ली टियन से बचपन से देखने के लिए मैं प्रासपर्ती का दर बने। मेरी इस खामोशी से थोड़ा चिढ़ा हुआ लगा। गंदे कीड़े, तुम इंसान इसके सिवा कुछ भी नहीं हो। मैं एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस के आदेश पर इस दुनिया में आया था, ये सोचकर कि यहाँ कुछ दिलचस्प होगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना उबाऊ होगा। सर्वोच्च वजूद, इसका क्या मतलब है? ये हिंसक जीव यहाँ यूं ही इत्तेफाक से नहीं आ रहे हैं। इन्हें कमांड कौन कर रहा है? किसके जरिए?
मेरे पास इन सवालों पर विचार करने का समय नहीं था क्योंकि ली टियन ने अपनी चाल चल दी थी। वह पलक झपकते ही मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गया। अगले ही पल वह ठीक मेरे बगल में खड़ा था। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था। मेरी दाईं तरफ से कयामत जैसी एक ताकत का प्रहार हुआ। एक विशाल हाथ ने मेरे शरीर को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मैं कोई तोप का गोला हूँ। मैं अनगिनत इमारतों को तोड़ता हुआ पीछे की तरफ गया और आखिरकार एक चौथी दीवार के भीतर गहरे धंस गया। मैंने मुंह से खून का एक बड़ा कुल्ला बाहर थूका। मेरे सीने की कई पसलियां चकनाचूर हो चुकी थी और मेरी नसें फट गई थीं। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? ली टियन की आवाज दूर से गूंजी जिसमें गहरी निराशा छिपी थी। मैंने खुद को दीवार के उस गड्ढे से बाहर खींचा और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने धुंध छा रही थी। मेरा मुंह खून से भरा हुआ था लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल साफ और सचेत था। मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन। मेरी मौजूदा ताकत के साथ उससे सीधे टकराना पूरी तरह से नामुमकिन था। लेकिन किसने कहा कि मुझे सीधे ही लड़ना है? मैंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक हल्की मुस्कान बिखेर दी। ली टियन ने अपनी एक भौं उठाई। एक मरता हुआ इंसान अभी भी भ्रम के सहारे जी रहा है। वह हमला करने की कोई जल्दी में नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह देखना चाहता हो कि इस चींटी के पिटारे में और कौन से करतब बाकी हैं। मैंने अपनी बची हुई लाइफ स्पैन को जलाना शुरू कर दिया। ये एक फॉरबिडन टेक्निक थी। तात्कालिक रूप से अपनी सीमाओं से कहीं परे की ताकत हासिल करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को दांव पर लगाना। एक आम इंसान इसके थरिये अपने कल्टीवेशन को महज एक या दो छोटे रेल्म्स तक ही बढ़ा सकता था, लेकिन मैं कोई आम कल्टीवेटर नहीं था। मेरे डांटियन की क्षमता एक टियानजुन लेवल की थी। मेरे पास सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी और अपनी उम्र को जलाना, जीवन शक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने का सबसे सटीक जरिया था अपनी जिंदगी देकर ताकत का सौदा करना। मेरे डांटियन के भीतर एक दहकती हुई ताकत किसी ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ी। कल्टीवेशन बेस तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अर्ली स्टेज गोल्डन कोर, अर्ली स्टेज नेसेंट सोल। वह अभी भी बढ़ रहा था। मिड स्टेज नेसेंट सोल, पीक नेसेंट सोल। ये मेरी अंतिम सीमा थी। इससे ज्यादा करने का मतलब सिर्फ उम्र जलाना नहीं बल्कि सीधे राख हो जाना होता। पीक नेसेंट सोल का सामना मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन से था। एक बड़े रियल्म और दो छोटे रियल्म्स का विशाल अंतर, लेकिन ये काफी था। मेरे लिए तलवार का वो एक आखिरी वार करने के लिए इतना बहुत था। मैंने अपनी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा को समेटा और उसे पूरी तरह से अपने दाहिने हाथ में केंद्रित कर दिया। मेरी हथेली में एक काल्पनिक तलवार का रूप उभर आया। ये बिल्कुल आपसे बसाने लगा। देख सकते हो सारी ने काल्पनियों को बात करती है। निक्सियन सोर्ड की आकृति जैसी थी। उसका पूरा वजूद ट्रांसलूसेंट था और उसमें से एक हल्की चांदी जैसी सफेद चमक निकल रही थी। ये मेरे पिछले जीवन की मेरी नेटल सोर्ड आर्ट थी। शुक सिंह बलिदान। इसकी मारक क्षमता का दायरा ही इसकी कीमत थी। ये अपनी पूरी ताकत को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर केंद्रित कर देती थी। तलवार का एक ऐसा वार जैसे आसमान से गिरता हुआ कोई टूटता तारा। ली टियन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने महसूस किया कि उस काल्पनिक तलवार के भीतर एक बेहद भयानक ताकत छिपी थी। वह नेसेंट सोल लेवल की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी। ये आखिर क्या बला है? उसके चेहरे पर आखिरकार खौफ के भाव दिखाई दिए, लेकिन ये सिर्फ एक झटका था। सोल फॉर्मेशन स्टेज का एक पुराना मॉन्स्टर होने के नाते ऐसा कैसे हो सकता था कि उसके पास अपना कोई ट्रम्प कार्ड न हो? हालांकि ठीक उसी पल जब मैं वो वार करने ही वाला था, पूरा आसमान बीच से फट गया। यह पहले जैसी कोई मामूली दरार नहीं थी, बल्कि ऐसा था मानो पूरी आकाशगंगा को ही बीच से दो टुकड़ों में चीर दिया गया हो। ऐसा महसूस हुआ मानो ब्लू स्टार का पूरा समय एक पल के लिए बिल्कुल जम गया हो। क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली एक विशाल आकाशगंगा आसमान की छतरी को तोड़कर बाहर निकल आई। तारों की रोशनी किसी चांदी के झरने की तरह सबसे ऊंचे आसमान से नीचे गिरने लगी। मैं उस पल के एहसास को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस आकाशगंगा से बाहर निकल रही दमनकारी आभा इतनी असीम और विशाल थी कि उसने मन में मुकम्मल निराशा पैदा कर दी। एक ऐसी खौफनाक ताकत जिसने आत्मा को कांपा कर रख दिया और हर एक चीज को पंगु बना दिया। लिंटियन सीधे जमीन पर ढह गया और मुंह से ताजा खून थूकने लगा। बेहोश पड़ी गू मेंग्याओ का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहने वाले आम लोग कब के बेहोश हो चुके थे। यहाँ तक कि ली टियन जो काफी बना दिया सोल फॉर्मेशन स्टेज का एक अर्थ क्लास असुर था, उसके चेहरे पर भी हड्डियों तक को कंपा देने वाला खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये किस स्तर की ताकत थी। ये न तो सोल फॉर्मेशन थी और न ही वॉइड रिफाइनमेंट। वो इस आभा को पहचानता था। ये इस पूरे एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर थी। उस आकाशगंगा के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। ठीक उसी पल वाक्सिया जनरल हेडक्वार्टर्स का हेलीकॉप्टर सिग्नल पूरी तरह से कट गया, ऐसे गायब हो गया मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे एक ही झटके में काट दिया हो। सिर्फ वाक्सिया ही नहीं बल्कि इस पूरी धरती का नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स पूरी तरह से ठप हो गए। सारे स्क्रीन्स और राडार बिल्कुल सफेद पड़ गए। ये ऐसा था मानो किसी ने पूरे प्लेनेट को एक साथ म्यूट बटन पर डाल दिया हो। और इस समय उस आकाशगंगा के भीतर एक आकृति तारों की रोशनी के ऊपर अपने कदम रख रही थी।
उसने काले रंग का एक लंबा छोगा पहन रखा था जिस पर डिमोनिक रून्स उकेरे गए थे। काले और लाल रंगों के वे आपस में गूंथे हुए पैटर्न्स उसके कपड़ों के छोर पर बहते हुए ताजे खून की तरह लग रहे थे। उसके लंबे बर्फ जैसे सफेद बाल तारों की रोशनी में एक जमा देने वाली ठंडक को बिखेर रहे थे। उसका जानी का जो डारा है उनके बाहर एक मीटिंग डे थे। चेहरा इतना सफेद था कि वह लगभग पारदर्शी लग रहा था, अविश्वसनीय रूप से बेहद खूबसूरत, जो इस नश्वर लोक का तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। उसकी भौहों के बीच एक गहरे लाल रंग का असुर चिन्ह इस तरह सजा था मानो कोई तीसरी आंख हो। यह हमेशा खिलने वाला खून जैसा लाल फूल, ठंडा, हिंसक, फिर भी अपने भीतर एक ऐसा गहरा अकेलापन समेटे हुए जिसे देखकर किसी का भी दिल भर आए। वह हवा में मंडरा रही थी और उसके शरीर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी ने आस पास के 100 मील के आसमान को पूरी तरह से गहरा लाल कर दिया था। उसकी उन आंखों ने इस अनजान कंक्रीट के जंगल को देखा। वे गगनचुंबी इमारतें, हाईवे, घड़ियां और लाइटें जो उसके लिए पूरी तरह से पराई थीं। फिर उसकी नजर नीचे की तरफ घूमी जहां मलबे के ढेर थे, खून के धब्बे थे, लीटियन खड़ा था और आखिरकार उस तबाही के बीच मैं था। मेरा पूरा शरीर खून से लथपथ था और मैं लड़खड़ाते हुए गिरने की कगार पर खड़ा था। ऐसा महसूस हुआ मानो उस पल समय बिल्कुल थम गया हो। वह और मैं एक दूसरे के आमने सामने थे, 1000 मीटर की दूरी से अलग, दो अलग अलग दुनिया के समय और स्पेस से अलग होकर भी एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखों में एक गहरा आश्चर्य था, एक सदमा था और एक ऐसी अकथनीय भावना थी जो इतनी जटिल थी कि दुनिया का कोई भी शब्द उसे बयां नहीं कर सकता था। वह भावना मैंने उसे 300 ईयर्स पहले देखा था जब मैं उससे पहली बार मिला था, और वो मैं 5 साल की थी जब मैं उसे उस फूस की झोपड़ी से बाहर उठाकर लाया था और उसने पहली बार अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा था। ये बिल्कुल वही पुरानी नजर थी, जैसे कोई निराशा के गहरे कुएं में डूबा हो और अचानक उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। इस कयामत जैसे दबाव के नीचे लीटियन अपने पैरों पर सीधा खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसकी आंखें खौफ से भरी थीं। यह डर उसकी आत्मा की गहराइयों से जन्मा था। यह श्रेणियों का एक ऐसा एब्सोल्यूट सप्रेशन ऑफ हायरार्क था जिससे निपटना किसी कल्टीवेशन या ताकत के बस की बात नहीं थी। वह कुछ बोलना चाहता था, भीख मांगना चाहता था या धमकी देना चाहता था, कुछ भी, लेकिन वो अपना मुंह तक नहीं खोल सका। लुओ लिंगशुआन ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसकी आंखें जिस पल से मुझ पर टिकी थीं, वहां से दोबारा नहीं हटी। फिर उस आकाशगंगा के भीतर से तलवार की रोशनी की एक पतली सी किरण बाहर निकली। वहां एक हल्की सी चमक, जैसे किसी ब्रश का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक हो। उस तलवार की रोशनी ने स्पेस को चीर दिया, लीटियन के पूरे डोमेन को भेद दिया, उसकी सुरक्षात्मक असुर ऊर्जा और उसके शारीरिक कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने हर एक चीज को आर पार कर दिया। लीटियन का शरीर पूरी तरह से अकड़ गया और फिर किसी टूटे हुए शीशे की तरह वो पल भर में शून्यता में बिखर गया। पीछे उसकी राख तक नहीं बची। सोल फॉर्मेशन स्टेज का वो अर्थ क्लास हिंसक जीव इस रहस्यमयी महिला की एक अदद नजर के काबिल भी नहीं समझा गया। उसे इतनी आसानी से मसल दिया गया जैसे किसी चींटी को मारा जाता है। बचे हुए लोगों में से किसी की भी एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वे एक टियानजुन लेवल की आभा के नीचे दबे होने के कारण ऐसा कर ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी बन चुका था। लिन टियान जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। उसकी हड्डियां भीतर ही भीतर चरमरा रही थीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे कुचलकर एक पैनकेक बना दिया जाएगा। उसने खून से धुंधली हो चुकी अपनी आंखों के सहारे किसी तरह अपना सिर ऊपर उठाने का प्रयास किया और आसमान में मौजूद उस आकृति को देखा। ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? ये अब अर्थ क्लास बिल्कुल नहीं है। इस वजूद ने इंसानों के बनाए हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम की सीमाओं को पार कर दिया है। जहाँ तक लुओ लिंगसुआन की बात थी, वह आखिरकार आगे बढ़ी। वह आसमान से नीचे उतरी। मैंने उसके भीतर की उस महक को महसूस किया। अभी भी वही पुरानी ठंडी खुशबू जिसमें विंटर प्लम ब्लॉसम्स की तीखी महक शामिल थी। 300 ईयर्स बीत चुके थे, लेकिन ऐसा लगा मानो वो एक अंश भी नहीं बदली थी। मैं मलबे के बीच पूरी तरह असहाय होकर गिर पड़ा, खून से लथपथ, बिल्कुल दयनीय हालत में, और मैंने उसकी तरफ देखकर जबरन एक मुस्कान बिखेरी। लिंगशुआन, वह अपने घुटनों के बले नीचे बैठ गई। वह राजसी, सर्वोच्च शासिका, सुप्रीम डिमोनिक वेनरेबल, एक टियानजुन रैल्म की महाशक्ति, उस धूल और मलबे के बीच घुटनों के बल बैठी थी, बिल्कुल मेरे सामने। उसने कांपते हाथों से मेरे शरीर के भीतर पागलों की तरह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को डालना शुरू कर दिया। उसके उस सफेद ठंडे चेहरे से आंसू लगातार टपक रहे थे। एक ऐसा चेहरा जिसने 300 ईयर्स तक कभी किसी के भी सामने कमजोरी का एक छोटा सा अंश तक नहीं दिखाया था। आज उस चेहरे आंसुओं की धारा बह रही थी। एक बूंद, दो बूंद और फिर अनगिनत बूंदे, मानो कोई ऐसी चीज जिसे बहुत बहुत लंबे समय से भीतर दबाकर रखा गया हो, आज इस एक पल में पूरी तरह से अपना बांध तोड़कर बाहर निकल आई हो। मैं आपको इतने लंबे समय से ढूंढ रही हूँ। समय वापस पीछे घूम गया शुयन कॉन्टिनेंट की तरफ, उस पल की ओर जब मेरी रेमनेंट सोल विलीन हो गई थी और मेरी आत्मा को सिस्टम द्वारा वापस ब्लू स्टार भेज दिया गया था। वह हंगशाओ पीक पर पूरे 1 दिन और 1 रात तक रोती रही थी।
इतना रोई कि उसके आंसू सूख गए, उसकी आवाज पूरी तरह बैठ गई और उसका पूरा वजूद भीतर से खाली हो गया। उस एल्डर की यादों में उसने जो सच देखा था और निक्सियन सोड में जो एक हल्की सी माफी बची रह गई थी, वह दोनों किसी चाकू की तरह एक के बाद एक उसके दिल में उतर गए थे। 300 ईयर्स की वह नफरत, 300 ईयर्स का वह गुस्सा पल भर में चकनाचूर हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसी भावना ने ले ली थी जो नफरत से 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने खुद अपने हाथों से उस इंसान को मार दिया था जो हमेशा उसकी ढाल बना रहा, खुद अपने हाथों से उस सीनियर ब्रदर की जान ले ली थी जिसने उसे उस अंधेरी खाई से मैदर को बाद है जो भी उसकी जान देगा रहे की आधे थे बाहर निकाला था और 300 ईयर्स तक पर्दे के पीछे रहकर खामोशी से उसकी हिफाजत करता रहा था। लिंग शुआंग को कोई माफी नहीं चाहिए, लिंग शुआंग को अपने सीनियर ब्रदर चाहिए, लेकिन उसके सीनियर ब्रदर अब जा चुके थे। वह कोमल आवाज, वह हाथ जो हमेशा उसकी चोटी को सहलाता था, वह इंसान जो उसे बर्फ के तूफानों में अपनी बाहों में समेटकर कहता था डरो मत, वो सब धुएं के एक गुबार की तरह गायब हो चुका था। उसने उसके पीछे चले जाने के बारे में भी सोचा था। उसने हंचिंग सोर्ड को अपनी खुद की गर्दन पर टिका दिया था, बस एक हल्का सा खिंचाव और सब कुछ खत्म हो जाता और वह अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढने निकल जाती। लेकिन ठीक उसी पल उसकी चेतना के समंदर में एक आवाज गूंजी, प्राचीन गहरी, मानो अनंत युगों को पार करके आई हो। वह मरा नहीं है। लुओलिंग शुआंग का हाथ कांप उठा, तलवार उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। वह महर एक दूसरी डायमेंशनल वर्ल्ड में गया है। क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो? मैं चाहती हूँ, बेशक मैं चाहती हूँ। चाहे धरती का आखिरी छोर हो या इस आकाश गंगा का कोई कोना, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और इसीलिए उसने एक बेहद पागलपन भरा फैसला किया। उसने डिमोनिक डोमेन को छोड़ दिया, उस साम्राज्य को त्याग दिया जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, उन अनकट असुर कल्टीवेटर्स को छोड़ दिया जो उसके पीछे चलते थे और शुयन कॉन्टिनेंट के ऊपर की उस सर्वोच्च सत्ता को लात मार दी। उसे अब इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। वह सिर्फ चेन हुआइन को ढूंढना चाहती थी। अपनी टियनजुन कल्टीवेशन की मदद से उसने शुयन कॉन्टिनेंट की आयामी दीवार को बीच से फाड़ दिया और तारों के उस असीम समंदर में अकेले ही अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन तारों का वो समंदर असीम और अनंत था। आयामी दुनिया की संख्या गंगा की रेत के कणों जितनी अनगिनत थी जिन्हें गिना नहीं जा सकता था। वो आखिर उसे कैसे ढूंढती? कोई दिशा नहीं थी, कोई सुराग नहीं था। पास में था तो सिर्फ उस आवाज द्वारा छोड़ा गया एक धुंधला सा वाक्य, थ्रेड ऑफ कार्मा का पीछा करो। उसके और चेन हुआइन के बीच 300 ईयर्स के उलझाव से बना कर्म का वह धागा इतना मजबूत हो चुका था कि उसने आयामों को चीरते हुए एक बेहद पतली सी लकीर का रूप ले लिया था। वह बमुश्किल इस धागे की दिशा को महसूस कर पा रही थी और इसीलिए उसने एक आयाम से दूसरे आयाम तक उसका पीछा करना शुरू किया। तारों के उस समंदर में जब भी वो किसी आयाम को पार करती, उसे समय और स्पेस की भयानक टर्बुलेंट करंट्स का सामना करना पड़ता था। तारों के उस असीम समंदर को पार करना किसी भी शक्तिशाली कल्टीवेटर के फिजिकल बॉडी और उसकी मूल आत्मा प्राइमोर्डियल स्पिरिट को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर सकता था। जब उसने पहली बार इस आयामी दीवार को पार किया तो उन टर्बुलेंट करंट्स ने उसके दाहिने हाथ को शरीर से उखाड़कर फेंक दिया और उसका खून उस अनंत वॉइड में बिखर गया। उसने अपने दांत भींचे, उस कटे हुए हाथ को वापस जोड़ा और बिना रुके आगे बढ़ती रही। जब वो दूसरी बार एक आयाम से गुजरी तो वो भटक कर एक उजाड़ आयामी दुनिया में जा पहुंची। उस दुनिया के हेवनली डाओ ने उसे एक बाहरी इन्वेडर समझा। उस दुनिया के विनाशकारी विरोध के कारण उस पर कयामत जैसी हेवनली ट्रिबुलेशंस टूट पड़ी। 9 आसमानों की उस कड़कती आसमानी सजा को उसने अपने दम पर झेला। इसकी कीमत उसे यह चुकानी पड़ी कि उसके शरीर की 1/3 नसें पूरी तरह चकनाचूर हो गई। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार और न जाने कितनी अनगिनत बार हर एक आयाम को पार करना उसकी जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा जुआ था। चियोटिक स्टारसी नाम के एक आयाम में उस पर टियानजुन लेवल के 3 प्राचीन महाशक्तियों ने एक साथ हमला कर दिया। उस आयाम के नियम बेहद क्रूर थे। जंगल का कानून ही वहाँ का इकलौता नियम था। उसने अकेले ही उन तीनों टियानजुन्स का सामना किया और ये जंग पूरे 7 दिन और 7 रात तक चलती रही। वह जीत तो गई, लेकिन वह खुद भी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसके असुर चिन्ह टूट चुके थे, उसके सफेद बाल खून से सराबोर होकर लाल हो चुके थे, उसका वह डीमन वेनरेबल बैटल रोब चिथड़ों में बदल चुका था। वह चाउटिक स्टार सी के उस शून्य में तैर रही था। वह सरबार एक आकाश के बारे में ताड़ से सराबोर होकर आज के बारे में तारसी के बारे में बदल चुका था। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था और उसकी चेतना धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि कर्म का वह धागा अभी भी वहीं था, बेहद धुंधला और कमजोर, जो उसे एक निश्चित दिशा में खींच रहा था। बहुत दूर और भी ज्यादा दूर वह चलती रही, एक आयाम से दूसरे आयाम की तरफ बढ़ती रही। उन विनाशकारी लहरों के बीच समय पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड हो चुका था। ब्लू स्टार पर शायद महज कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन उस शून्य में उसने पूरे 1000 साल का समय जिया था। वह तारों और आयामों के उस अनंत समंदर में पूरे 1000 साल तक बिल्कुल अकेली भटकती रही। उन 1000 सालों में अनगिनत जीवन और मरण की जंगों से गुजरकर उसका कल्टीवेशन टियनजुन रेल्म की अंतिम सीमाओं को छू चुका था। इतने लंबे समय के बाद भी उसका रूप रंग नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थी। उनमें अब न तो कोई नफरत बची थी और न ही कोई पागलपन। वहाँ सिर्फ एक स्टबर्न ऑब्सेशन बाकी था।
उन्हें ढूंढना है, मुझे उन्हें हर कीमत पर ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी दांव पर लगाना पड़े। और फिर एक दिन उस 1000वें साल में कर्म का वो धागा अचानक से बहुत ज्यादा गहरा हो गया, इतना गहरा कि उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। उसने आखिरी आयामी दीवार को अपने हाथों से चीर दिया और उसे एक नीला प्लेनेट दिखाई दिया। उसे एक बेहद जानी पहचानी आभा महसूस हुई। इतनी गाढ़ दीवार को अपने हाथों से कोट बाया ने और उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। उसने आखिरी आयामी दीवार को बहुत दिन मारे। उसने आखिरी आभा महसूस हुई। इतनी दीवार को अपने हाथों से कोट बाया ने, उसने आखिरी आयामी दीवार को अपने हाथों से 5 बाया ने, उसने आखिरी आयामी दीवार को अपने हाथों से 5 बाया ने। जानी पहचानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने मलबे के ढेर के बीच मुझे देखा, जो पूरी तरह खून से लथपथ था और मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा था। सोल फॉर्मेशन स्टेज के उस हिंसक जीव के सामने मैं साफ तौर पर भाग सकता था, फिर भी मैं वहाँ एक मूर्ख की तरह अपनी जान दांव पर लगाने के लिए अड़ा हुआ था, बिल्कुल पहले की तरह। वो हमेशा ऐसा ही करता था। वो हमेशा खुद को मौत के मुंह में धकेल देता था। उस पल जो आंसू उसने 1000 साल से अपने भीतर रोक रखे थे, वे आखिरकार उसकी आंखों से बह निकले। सीनियर ब्रदर, क्यों आपने लिंगशुआन से झूठ क्यों बोला? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। मेरा शरीर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। ली टियन के उस एक वॉर ने मेरे आधे से ज्यादा अंदरूनी अंगों को कुचल दिया था। ऊपर से अपनी जीवन शक्ति को जलाने के कारण मैं बुझने की कगार पर खड़ी एक टिमटिमाती मोमबत्ती जैसा बन चुका था। मेरी चेतना पूरी तरह खो गई और आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। मेरे दिमाग में जो आखिरी छवि दर्ज हुई, वह उसकी खून जैसी लाल आंखें और उसकी भौहों के बीच चमकता वह गहरा लाल असुर चिन्ह था। जब लाइव स्ट्रीम का सिग्नल दोबारा बहाल हुआ तो मुख्यालय में बैठे हर शख्स ने देखा कि वह अर्थ क्लास का हिंसक जीव किसी रहस्यमयी ताकत के जरिए पूरी तरह से भाप बनकर उड़ चुका था। घटना स्थल पर डीमन सप्रेशन ब्यूरो के महज कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। वह रहस्यमय युवक और वह सफेद बालों वाली महिला दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। लिंटियन कांपते हुए मलबे से ऊपर उठा और उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ की वो विशाल दरार अब पूरी तरह से भर चुकी थी। उसके होंठ बहुत देर तक फड़फड़ाते रहे, इससे पहले कि उसके मुंह से कोई शब्द निकल पाता। वह आखिर किस तरह का मॉन्स्टर था? मेरे चेहरे पर गिरती किसी गर्म लिक्विड की बूंदों के एहसास ने मुझे जगा दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ रोशनी बहुत मध्यम थी। छत लकड़ी की बनी थी और हवा में जड़ी बूटियों की महक के साथ सर्दियों के बेर की वही जानी पहचानी ठंडी खुशबू घुली हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया। मेरे पूरे शरीर में एक भयानक दर्द था। मेरी हड्डियां, अंदरूनी अंग और नसें, हर एक हिस्सा तड़प रहा था, लेकिन कम से कम मैं जिंदा था। फिर मैंने उसे देखा। लुआ लिंगशुआंग मेरे ठीक बगल में लेटी थी। उसका सिर बेड के कोने पर टिका था और उसके सफेद बाल शीट्स पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका वो सफेद चेहरा और भी पारदर्शी लग रहा था। वो सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर आंसुओं के दाग अभी भी ताजा थे। वो यकीनन रोते रोते पूरी तरह से थककर बेहोश हो गई होगी। उसके हाथ बेहद नाजुक और इतने सफेद थे कि लगभग पारदर्शी लग रहे थे, और उसने मेरी आस्तीन को इतनी कसकर भींच रखा था मानो उसे डर हो कि अगर उसने हाथ ढीला किया तो मैं उसी पल फिर से गायब हो जाऊंगा। मैं बहुत देर तक बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, यहाँ तक कि खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। ये लकड़ी का एक छोटा सा कैबिन था, जिसकी चारों दीवारें कच्ची लकड़ियों से बनी थीं। वहाँ एक खिड़की, एक दरवाजा और एक साधारण सी टेबल थी। बाहर एक विशाल जंगल था। मुझे पक्षियों के चहकने और एक झरने के बहने की आवाजें आ रही थी। ये जगह शहर से बहुत दूर थी। उसने इस जगह को अपने जादू से बनाया था, है ना? एक टियनजुन की शक्ति के साथ लकड़ी का एक छोटा सा केबिन खड़ा करना महज बच्चों का खेल था। मैंने अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की। अपनी जिंदगी को जलाकर जो थोड़ा सा कल्टीवेशन मैंने हासिल किया था, वो ली टियन के साथ जंग में पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब मैं वापस एक निचले स्तर का कल्टीवेटर बन चुका था, लेकिन इस नीले प्लेनेट की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर के भीतर समा रही थी, जिससे मेरी जख्मी नसों और अंदरूनी अंगों को काफी राहत मिल रही थी। भले ही इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से ठीक हो रहा था। मेरी नजर लुओ लिंगशुआंग पर नीचे की तरफ गई। उसके असुर चोगे के कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे। ये ली टियन के साथ हुई जंग के कारण नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो बहुत लंबे समय तक बेहद कठिन हालातों में सफर करने के कारण उसकी ये हालत हुई हो। उसके हाथों पर पुराने जख्मों के निशान थे जो अब भर चुके थे। ये कैसे मुमकिन है, जब तक कि वे जख्म इतने गहरे न रहे हो कि एक टियनजुन की हीलिंग पावर भी उन्हें पूरी तरह से मिटा न सकी हो। मैं नहीं जानता था कि वो किन किन हालातों से गुजरी थी, लेकिन सिर्फ उन निशानों को देख कर ही मेरा दिल कांप उठता था। ओम, वो जाग गई। शायद उसने मेरी नजर के एहसास को महसूस कर लिया था। उसकी पलकें थोड़ी फड़फड़ाई और फिर धीरे धीरे खुल गईं और हमारी आंखें आपस में टकराईं। हम बहुत देर तक खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी।
टियनजुन रियल्म की वो महान डीमन वेनरेबल इस समय सचमुच शर्मा रही थी, घबरा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ कहाँ रखे। आप जाग गए, क्या आपको भूख लगी है? मैं आपके लिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई, मानो पत्थर की बन गई हो। एक बहुत लंबे सन्नाटे के बाद उसने धीरे से अपना सिर वापस घुमाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आपको आपको अब सब कुछ पता चल चुका है ना? उसने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। वह बस खामोशी से मेरे बेड के पास घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लिया। मैं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे नफरत न करूं सीनियर ब्रदर, लेकिन मैंने आपकी जान ले ली। मैं सचमुच मरने के काबिल हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे उसके सिर पर रख दिया। उसका शरीर थोड़ा सा कांपा और फिर बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लगा मानो मेरे हाथ का उसके सिर पर होना, इस एहसास ने उसके भीतर की किसी बहुत पुरानी और धुंधली याद को जगा दिया हो। 300 ईयर्स पहले जब भी वह किसी बुरे सपने से चौंक कर रोती हुई जागती थी, मैं बिल्कुल इसी तरह अपना हाथ उसके सिर पर रखता था और कहता था, डरो मत, सीनियर ब्रदर यही है। 300 ईयर्स बाद भी मैं बिल्कुल नहीं बदला था। वह रोने लगी। पहले उसकी सिसकियां मध्यम थीं, लेकिन फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। पूरे 1300 सालों का वो गुस्सा, पछतावा, तड़प और खौफ, वो सब आंसुओं के इस सैलाब में बह निकला। उस पल मैंने एक भी वर्ड नहीं बोला। मैं बस बार बार उसके बालों को सहलाता रहा, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। वह बहुत देर तक रोती रही, इतनी देर की खिड़की के बाहर का सूरज पूरी तरह ढल गया। जब वह आखिरकार शांत हुई तो उसने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। मेरी आस्तीन उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग चुकी थी। सीनियर ब्रदर, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बता सकता था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बिल्कुल आखिरी वक्त तक जुबान पर नहीं लाया जा सकता। ये उस चीज के कारण था जिसे सिस्टम कहता है या ना? तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता चला? जब मैंने उन लोगों की आत्माओं को सर्च किया था तो मुझे उस एल्डर की यादों में कुछ चीजें दिखाई दी थी। वहाँ कुछ ऐसी छवियां थी जहाँ आप किसी अदृश्य चीज से बात कर रहे थे। मैं उसे देख नहीं सकती थी, लेकिन मैं यह समझ सकती थी कि आप किसी के आदेशों का पालन कर रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो सिस्टम ही था, वही चीज जिसने मुझे खींचकर शुयन कॉन्टिनेंट में ढकेल दिया था। वो मुझे मिशन देता था। अगर मैं उन्हें पूरा करता तो मैं वापस इस नीले प्लेनेट पर अपनी दुनिया में लौट सकता था। हर एक मिशन जिसमें सेक्ट को धोखा देना, असुर मार्ग में शामिल होना, इमॉर्टल सोर्ड को चुराना और यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों मौत पाना भी, सब कुछ उसी के जरिए तय किया गया था। तो फिर वो सब चीजें जो आपने मेरे लिए की, मेरी हिफाजत की, मुझे वो तमाम अवसर दिए, क्या वह भी उस सिस्टम का ही काम था? नहीं, वो सब मैंने खुद अपने दम पर किया था। हर एक बार उसके आंसू एक बार फिर से गिरने ही वाले थे कि मैंने तुरंत अपनी बात जोड़ी। अब और मत रो। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मेरे पास पहनने के लिए शर्ट कम पड़ जाएंगी। वो थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी वो मुस्कान बीच में ही रुक गई। उसका चेहरा एक अजीब से एक्सप्रेशन में बदल गया, आधा रोना और आधा हंसना। वह इस समय पूरी तरह बिखरी हुई लग रही थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी। फिर मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सिस्टम के बारे में, ट्रांसमिग्रेशन के बारे में, इस नीले प्लेनेट के बारे में, अपनी आंटी के बारे में, सब कुछ। वह बिना बीच में टोके खामोशी से सुनती रही। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वह काफी देर तक शांत रही और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। वह आवाज जिसने मुझे आप तक पहुंचाया। क्या होगा अगर वह भी इसी बहुत ग्रैंड डिजाइन का एक हिस्सा हो? तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तारों के समंदर में पूरे 1000 साल तक सफर किया है। हर बार जब मैं किसी आयामी दीवार को चीरती थी तो उसमें मेरी बहुत बड़ी ताकत खर्च होती थी, और जब भी कोई आयाम बीच से फटता है तो दो दुनिया के बीच की वो दीवार और भी ज्यादा पतली हो जाती है। अगर कोई चीज मेरा इस्तेमाल करके इन दो दुनिया के बीच का रास्ता खोलना चाहती थी तो वह आवाज मेरे लिए सबसे सटीक चारा थी। उसकी बात में दम था, बहुत ज्यादा दम था। वह रहस्यमयी आवाज जिसने उसे मुझ तक पहुंचाया, वह बेहद प्राचीन और गहरी थी, मानो प्राइमोर्डियल एरा से आ रही हो। अगर वो किसी दयालुता के कारण नहीं, बल्कि एक सोची समझी गाइड थी, ताकि लुओ लिंगशुआन को एक तियानजुन बनाया जा सके और उससे लगातार आयामी दीवारों को तुड़वाया जा सके, ताकि किसी बड़े वजूद के लिए इस नीले प्लेनेट पर उतरने का रास्ता साफ हो सके। इस विचार ने मेरी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक पैदा कर दी, लेकिन इस समय उस पर ज्यादा छानबीन करने का वक्त नहीं था। सबसे जरूरी काम अपनी आंटी को ढूंढना था। मैंने लुओ लिंगशुआन को पूरे हालात समझाए। उसने कहा, जब मैं पहली बार इस नीले प्लेनेट पर आई थी तो मैंने अपनी डिवाइन सेंस से हजारों मील के दायरे को स्कैन किया था। आपका वो सुचांग शहर, उसकी सतह पर वाकई सिर्फ हिंसक जीवों का कब्जा है, लेकिन जमीन के नीचे इंसानों की आभा मौजूद है। वे लोग जिंदा हैं। क्या तुम्हें पूरा यकीनन भरोसा है? बिल्कुल पक्का। हालांकि वे किसी स्पिरिचुअल बैरियर के पीछे छिपे हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि उसे आसानी से भेज सकती है। वहाँ जमीन के नीचे कम से कम 1000 लोग मौजूद है। क्या मेरी आंटी भी उनमें शामिल है? यह मैं नहीं जानती। मैं उनमें फर्क नहीं कर सकती, लेकिन अगर लोग जिंदा है तो उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद, उस पल, ये वर्ड मेरे लिए किसी भी डिवाइन पिल से कहीं बढ़कर थे। अगले कुछ महीनों के दौरान मैं ठीक होने और कल्टीवेशन करने के लिए उसी केबिन में रहा। लुओ लिंगशुआन की कल्टीवेशन को इस नीले प्लेनेट के स्वर्गीय डाव ने दबाकर वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज पर ला दिया था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके एक 100 मील के दायरे
को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, जिससे कोई भी जीव अंदर कदम नहीं रख सकता था। वह डीमन एम्प्रेस जिसने कभी पूरे असुर लोक पर राज किया था, अब अपने नश्वर पति की देखभाल करने वाली एक समर्पित छोटी पत्नी बन चुकी थी। वह रोज मेरे लिए अलग अलग डिशेज बनाती थी, भले ही उसे खाना पकाने का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। उसका बनाया खाना असल में एक अजीबोगरीब डार्क में डार्क कर दिया है, और ये खाना से कोई नाम माले से थीम नहीं था। कुजीन जैसा होता था, लेकिन वो मुझे कभी उसके स्वाद की शिकायत करने का मौका नहीं देती थी। वो मेरी पट्टियां बदलने में मेरी मदद करती थी, भले ही उसे अपनी खुद की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। एक छोटी सी चूक होती और वो पट्टी को इतनी कसकर बांध देती कि मेरे मुंह से सीधे रहम की चीख निकल जाती थी। जब मैं कल्टीवेशन करता तो वो पूरी मुस्तैदी से पहरा देती थी, भले ही वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सके, लेकिन वो इस बात पर अड़ी रहती थी। वो पूरे दिन बस मेरे बगल में बैठी रहती थी। कभी कभी जब उसे लगता कि मैं नहीं देख रहा हूँ तो मैं उसे चुपके से मुझे घूरते हुए पकड़ लेता था। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बालों को बिखेर देती। वो अपने बाद ही जा रहे कि कारी कोरी के बाद परख रही है, और फिर इतनी तेजी से अपना हाथ पीछे खींचती मानो उसने कुछ किया ही ना हो। ये 1300 साल की डीमन वेनरेबल वाकई बहुत क्यूट थी। दिन हफ्तों में बदलते चले गए। इस नीले प्लेनेट की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रचुर मात्रा में थी, जो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मेरा शरीर लगातार उसे सोख रहा था और मेरा कल्टीवेशन लगातार बढ़ रहा था। तीसरे महीने के अंत तक मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, जो इस प्लेनेट के कमांडर रैंक अवेकेंड के बराबर था। ठीक होने की ये रफ्तार अविश्वसनीय थी। आखिरकार एक टियंजुन का वह पात्र पहले से ही भीतर मौजूद था। मुझे बस उसे आध्यात्मिक शक्ति से भरना था। मेरा शरीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया था। सुचांग शहर यहाँ जियांगाई से करीब 800 किलोमीटर दूर था। ये कभी लाखों की आबादी वाला एक गुलजार तटीय शहर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक गोस्ट टाउन बन चुका था। लुओलिंगस्वन और मैंने आसमान से नीचे की तरफ देखा। पूरा शहर हिंसक जीवों के घोंसलों से अटा पड़ा था। गगनचुंबी इमारतों की दीवारें काले रंग के फंगस जैसे उभारों से ढकी थीं, और सड़कों पर लावारिस गाड़ियां और अजीबोगरीब मलबे बिखरे पड़े थे। हवा में सड़न और असुर ऊर्जा की एक तीखी महक घुली हुई थी। मलबे के बीच कभी कभी कमांडर और एम्परर रैंक के हिंसक जीव घूमते हुए दिखाई दे जाते थे, लेकिन लुओलिंगस्वन के लिए ये 12 सब महक कचरा थे। रास्ते में हमें जो भी जीव मिला, चाहे वो कमांडर रैंक का कोई म्यूटेंट भालू हो या एम्परर रैंक का कोई पाताल का असुर पौधा, उसने अपनी उंगली के एक हल्के से इशारे से उन सबका काम तमाम कर दिया। जब हम सूचांग के मुख्य कोर के में पहुंचे तो उसकी इंद्रियां और भी साफ हो गईं। जमीन के नीचे करीब 800 मीटर की गहराई पर आध्यात्मिक शक्ति से अलग किया गया एक स्पेस मौजूद है। हमने जमीन को चीर दिया और नीचे की तरफ रास्ता बनाया। 800 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा इंसानी निर्मित स्पेस था, एक विशाल अंडरग्राउंड लैब जिसका रूप बदल दिया गया था। वहाँ रोशनी बहुत देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बहुत सानी बारियों के नाम बनाने का ओबले में काम कर मध्यम थी, लेकिन मैं कई लिविंग क्वार्टर और साधारण रहने के इलाके देख पा रहा था, और वहाँ लोग थे 1000 से भी ज्यादा लोग। वे हमें बेहद खौफजदा आंखों से देख रहे थे, क्योंकि लुओलिंगस्वन और मैं छत के उस सुराख से नीचे उतरे थे। खासकर लुओलिंगस्वन को उसके उस काले असुर चोगे, बर्फ जैसे सफेद बालों और भौहों के बीच चमकते उस लाल निशान के साथ देखकर इन आम लोगों को लगा कि वो प्राचीन काल की कोई जागी हुई डरावनी अवेकेंड है। बाहरी हमलावर, हर कोई अलर्ट पर रहे। करीब 30 साल की उम्र का एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसने सेना की एक वर्दी पहन रखी थी, जो इतनी गंदी थी कि उसका रंग पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत पैनी थीं। उसके हाथ पर एक हल्की आध्यात्मिक रोशनी चमक रही थी। कमांडर रैंक की आध्यात्मिक रोशनी। ये कमांडर रैंक अवेकेंड जाओ वेनहुआन था, जो पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। हिंसक जीवों के हमले के बाद उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को आइसोलेट अलग करने का एक स्पेशल टैलेंट जागृत हुआ था। ये उसका वही टैलेंट था जिसने इस पूरे अंडरग्राउंड शहर को सतह पर मौजूद जीवों की नजरों से छिपा कर रखा था, जिससे 1000 से भी ज्यादा सर्वाइवर्स को उन जीवों का शिकार होने से बचाया जा सका। लेकिन इसकी कीमत उसके खुद के आध्यात्मिक पावर के भारी नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही थी। वो इस समय बेहद कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये साफ था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी। हम दुश्मन नहीं है। मेरा नाम चेन हुआइन है। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। मेरी आंटी जियांगशु, वह शायद आप ही लोगों के बीच मौजूद है। झाओ वेंजुआन अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया। जियांगशु है, तुम्हारा मतलब उस महिला से है जो हमेशा अपने लापता भतीजे के बारे में खबरें पूछती रहती है? मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। हाँ वही, वह जिंदा है। मुझे उनके पास ले चलो। रुको, तुम दोनों आखिर मेरी इस आध्यात्मिक आइसोलेशन लेयर को पार करके अंदर कैसे आए? जाओ वेंजुआन की नजर लुओलिंगस्वन पर टिक गई।